श्योर, ठीक है। ऑल राइट सर, नो प्रॉब्लम। रेडी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज आप सबका स्वागत है इकोनॉमिक्स के सेशन में, जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दिल्ली हाई कोर्ट JJ 2 2026 एग्ज़ाम के लिए। आई होप आप सभी जुड़ गए होंगे। जल्दी जल्दी इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। फिर हम शुरुआत करते हैं अपने एग्ज़ाम की, अपने पूरे सेशन की। आज इस सेशन में हम इकोनॉमिक्स के उन बेसिक्स को कवर करने वाले हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है मल्टीपल एग्जाम से पूछे जाते हैं। खासकर दिल्ली हाई कोर्ट में इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो हम इसीलिए आज इन टॉपिक्स को आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो फटाफट एक बार जुड़ जाइए ताकि हम फिर अपने सेशन को बहुत बढ़िया तरीके से एकदम शुरू कर सके। आ जाइए, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। फटाफट शुरू करते हैं फिर इस सेशन को। इकोनॉमिक्स के जितने भी फंडामेंटल टॉपिक्स हैं, चाहे वो बजटिंग से रिलेटेड हो, चाहे मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड हो, या बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक हो, या फिर प्लानिंग, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जहाँ से फ्रेम होते हैं करंट अफेयर्स से, अगर आप समझेंगे तो करंट अफेयर सबसे ज़्यादा जो बजट वाले पोर्शन से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है, वो सारे टॉपिक वन बाय वन हम आज इस सेशन में कवर करने वाले हैं। और आई नो आपको इस सेशन में बहुत मज़ा आने वाला है। एक बार में ही आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। तो आप इस सेशन से फटाफट जुड़िए और फिर हम बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स को यूज करते हुए इस सेशन को कवर करेंगे। आगे? ऑल राइट सर, सो लेट्स बिगिन द सेशन टुडे। ठीक है, मैं आप अपना परिचय पहले आप सभी को दे देता हूं। मेरा नाम प्रमोद बिस्ट है और आज मैं आप सभी के साथ लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स के इस बेहतरीन सेशन को। और आप सभी के साथ इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा हर उस टॉपिक को जो टॉपिक दिल्ली हाई कोर्ट JJ के एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, या पूछा जाने वाला है। तो आपको इस सेशन में हमसे जुड़े रहना है और एक एक चीज को समझना है। अगर आपको कोई भी डाउट या किसी भी तरीके का कोई भी आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइए, ताकि मैं उस डाउट को इमीडिएटली वहीं पर ही आपके लिए रिजॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो आप जैसे कि आप सब आ गए हैं, धीरे धीरे आप जुड़ते जाइए सो दैट हम इस सेशन को कंटिन्यू कर सकें। तो अब हम अपना सेशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन फॉर इकोनॉमिक्स CA बजट दिल्ली हाई कोर्ट JJ 2026। सबसे पहला टॉपिक जो हम सबके पास है वो है गवर्नमेंट बजट। देखिए, फरवरी का महीना चल रहा है तो आप सभी को पता है कि ये फरवरी का महीना किस चीज के लिए जाना जाता है कंट्री के अंदर? बजट के लिए। बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स का है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक अगर कोई है जहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं करंट अफेयर्स के, तो वो है गवर्नमेंट बजट। और आज हम इस गवर्नमेंट बजट को ऐसा डिकोड करेंगे कि आप बेहतरीन तरीके से इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएंगे। एक 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 कॉन्सेप्ट आप बेहतरीन तरीके से अपने दिमाग में बैठा के जाएंगे आज के सेशन से। ठीक है, आप सभी के सामने आप देख सकते हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन जी। इनका नाम तो आई होप सबको पता होगा, निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनका नाम मत भूलिएगा। ठीक है, कहीं आप पूरा बजट के पढ़ के चले जाएं और आपको यही ना पता हो कि बजट पेश किसने किया है। तो बजट पेश किया निर्मला सीतारमन जी ने 1 को। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। और ये जो बजट होता है, ये बजट है क्या, इसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो बजट में हम सबसे पहली चीज जो बात करेंगे, बजट होता क्या है, टर्मिनोलॉजीज। बेसिकली बजट कहा किसे जाता है? बजट जो वर्ड है ये बना है एक वर्ड से जिसका नाम है बैगट। ये यू है। ठीक है, बैगवेट शब्द से इस शब्द का उद्गम हुआ है, जन्म हुआ है, ये शब्द लिया गया है। और इस शब्द का मतलब होता है अ लेदर बैग। इसका मतलब क्या होता है? अ लेदर बैग। आपने ध्यान दिया होगा पहले के समय में जब UPA की सरकार थी या कुछ समय तक NDA की सरकार के दौरान भी
बजट को जब पेश किया जाता था लोकसभा में तो एक लेदर बैग में बजट के डॉक्यूमेंट्स को कैरी किया जाता था। उस लेदर बैग से ही बजट के कॉन्सेप्ट को उठाया गया है, इस नाम को उठाया गया है जिसको कहा जाता था बैगवट अर्थात बजट। लेकिन बजट होता क्या है, बजट का काम क्या है, ये समझना जरूरी है। अगर आपकी जानकारी के मैंने आपसे शेयर किया कि बजट का मतलब होता है अ लेदर बैग, और इसी लेदर बैग से शब्द को लिया गया है। लेकिन बजट होता क्या है, तो बजट की अगर हम बात करें तो बजट एक स्टेटमेंट है। बजट है क्या, बजट एक स्टेटमेंट है, ठीक है। और उसी स्टेटमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं बजट होता क्या है। बजट एक स्टेटमेंट है। बजट क्या है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, किस चीज की स्टेटमेंट है ये, स्टेटमेंट है ये गवर्नमेंट के रिसीट्स की और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के एनुअल स्टेटमेंट को, इसको एनुअल स्टेटमेंट को बजट कहा जाता है। एक फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार जो अपने आय और व्यय का ब्यौरा देती है, आय यानी जहां से पैसा सरकार के पास आने वाला है, जिन जिन माध्यमों से पैसा सरकार के पास आने वाला है उसे आय कहते हैं, और जहां जहां सरकार उस पैसे को खर्च करेगी उसे व्यय कहा जाता है। तो पूरे साल में सरकार जहां से भी रिसीट्स यानी आय यानी प्राप्ति, जो हिंदी मीडियम के हमारे छात्र हैं उनको शब्दों की क्लैरिटी पता होनी चाहिए, प्राप्ति, ठीक है। तो जहां से भी सरकार की प्राप्ति यानी आय होने वाली है उसका, और जहां भी सरकार एक्सपेंडिचर यानी व्यय करने वाली है, इसके ब्यौरे को, इसके ब्यौरे को यानी स्टेटमेंट को ही बजट कहा जाता है, ठीक है। तो ये एनुअल स्टेटमेंट होती है, और ये कब प्रेजेंट की जाती है, ये प्रेजेंट की जाती है 1 फरवरी को। कहां प्रेजेंट की जाती है, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अर्थात लोकसभा में इसे प्रेजेंट किया जाता है। और प्रेजेंट करने वाला कौन है, प्रेजेंट करने वाली हमारे देश के वित्त मंत्री अर्थात वर्तमान में कौन, निर्मला सीतारमण जी इसे प्रेजेंट करती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बजट के बारे में जानते हैं कि ये किस तरीके से इसकी प्रोसेस और क्या इसके फंडामेंटल्स हैं। तो बजट पेश करने के लिए सबसे पहले वोट ऑन अकाउंट की जरूरत है जी। जब भी बजट पेश करेंगी हमारी वित्त मंत्री जी तो उसके बाद पार्लियामेंट से इसके लिए परमिशन ली जाती है, ठीक है, वोट एंड अकाउंट, ठीक है। पर पार्लियामेंट से परमिशन ली जाती है किस चीज के लिए, शुरुआती कुछ खर्चों के लिए, ठीक है, जब तक पूरा बजट पास नहीं हो जाता। देखिए 1 फरवरी को हमारी वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, उसके बाद उस बजट के ऊपर चर्चा चलती है, चर्चा होने के बाद बजट सेशन में उस बजट को पास किया जाता है, और उस बजट को पास जब किया जाता है इस दौरान जो समय लगता है, इस समय में देश का खर्च चलाने के लिए क्या किया जाता है, कुछ पैसा खर्च होता है। उस पैसे को यूज करने के लिए सरकार क्या करती है, वोट ऑन अकाउंट करती है। क्या करती है, वोट ऑन अकाउंट करती है, ठीक है। बड़े ध्यान से समझिएगा, जब बजट पेश किया जा रहा है और जिस दौरान बजट पेश होता है, इस पूरे ड्यूरेशन में सरकार कुछ पैसा खर्च करती है। वो पैसा कहां से आएगा जब बजट ही क्लियर नहीं है अभी तक। तो उस पैसे को खर्च करने के लिए सरकार परमिशन लेती है पार्लियामेंट से, उस परमिशन को वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। ये इलेक्शन ईयर्स में खासकर पास करवाना होता है, वरना पिछले साल के बजट में जो है 31 मार्च तक का पूरा खर्चा कवर होता है हर साल के बजट में। लेकिन फॉर एग्जांपल इलेक्शंस है और इलेक्शंस की डेट डिक्लेयर हो जाती है, तो इसीलिए फिर बजट पास नहीं कराया जा सकता। बजट केवल तब पास कराया जाएगा जब नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी। तो ऐसी सिचुएशन में वोट ऑन अकाउंट करवाना बहुत बहुत जरूरी होता है तब तक के खर्चे चलाने के लिए। दूसरा टर्म क्या है, एंट्रिम बजट। ये एंट्रिम बजट, इसे क्या क्या होता है ये भाई, एंट्रिम बजट किसे कहा जाता है, तो ये अ फुल बजट प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट बिफोर इलेक्शंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2025 में चुनाव थे, कब, मार्च से लेकर के मई में, ठीक है। लेकिन 1 फरवरी को बजट पेश किया गया, क्या ये बजट पूरे साल के लिए था, नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मार्च अप्रैल में सरकार बदल जाती तो ऐसे में पिछली सरकार के बजट को नई सरकार क्यों फॉलो करेगी। तो इसीलिए इलेक्शन ईयर में गवर्नमेंट करती क्या है, एक एंट्रिम बजट पेश करती है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल 1 फरवरी 2025 को सरकार ने बजट पेश किया, ये बजट पास कराया, मार्च में इलेक्शंस हुए, अप्रैल में इलेक्शंस के रिजल्ट आए, और सपोज नई सरकार बन गई, तो अब नई सरकार नया बजट पेश करेगी। तो ये इलेक्शंस तक के लिए जो बजट पेश हुआ इसे नाम दिया गया इंटरिम बजट। और अब जब सरकार बन जाएगी आफ्टर इलेक्शंस, व्हेन द न्यू गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड, तब पेश किया जाएगा फुल बजट। तब क्या पेश किया जाएगा? फुल बजट। और ये फुल बजट है क्या, जो कि हमने पीछे अपने पीछे पढ़ा था, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसकी क्या चीज है? ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। हिंदी में क्या कहते हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? हिंदी में क्या कहा जाता है? वित्तीय ब्यौरा। क्या कहा जाता है? ये वित्तीय ब्यौरा। वित्तीय ब्यौरा अर्थात कि साल भर में सरकार कहां से कितना पैसा कमाने वाली है, कहां कितना पैसा खर्च करने वाली है, इस चीज को इसमें प्रेजेंट किया जाएगा। इज दैट क्लियर? और ये कब प्रेजेंट होता है फॉर करंट में? 1 फरवरी को इसे प्रेजेंट किया जाता है। देखिए यहां तक आप सबको समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा है सभी को? अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो आप वो डाउट पूछ सकते हैं, इमीडिएटली हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखिए जब बात बजट की हो, जब बात बजट की हो तो हमेशा बजट में दो चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। बजट में किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है? ठीक है, बजट में दो चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, ठीक है, बजट में दो चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, रिसीट्स अर्थात प्राप्ति, दूसरा एक्सपेंडिचर्स यानी व्यय। इन दो चीजों पे ध्यान देना जरूरी है, पहला प्राप्ति और दूसरा होता है व्यय। सरकार हमेशा कई माध्यमों से पैसा कमाती है और कई माध्यमों में पैसा खर्च कर देती है। बहुत सारे मीडियम से सरकार पैसा कमाती है और बहुत सारे मीडियम्स में सरकार पैसा खर्च कर देती है। ठीक है, अब आपको समझना होगा सरकार कहां कहां से पैसा कमाती है, कहां कहां सरकार पैसा खर्च कर देती है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में लेके चल रहा हूं, दोबारा हम पिछले वाले पीढ़ी में जाते हैं ताकि एकदम डिटेल में आपको समझा सकूं। ठीक है, देखिए सरकार की जो रिसीट्स है यानी जो प्राप्तियां हैं, ये दो तरीके की होती है। ये आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है, वैसे हम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ, लेकिन फिर भी आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए। तो ये सरकार की जो प्राप्ति होती है, जो रिसीट्स होती है ना बच्चे, ये दो टाइप की होती है। पहली होती है रेवेन्यू रिसीट, इसको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसीट को हिंदी में राजस्व प्राप्ति, क्या कहते हैं इसको हम? राजस्व प्राप्ति। और दूसरा होता है हमारा कैपिटल रिसीट, इसको हम कहते हैं पूंजीगत प्राप्ति। बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक ही बार में बजट क्लियर हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट से, बस बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है इसे। पहला राजस्व प्राप्ति, दूसरा पूंजीगत। क्या होती है राजस्व प्राप्ति? बस इसी से समझ जाएंगे आप। पूरा बजट दो टर्म्स पे चलता है, दो टर्म्स आपको अपने दिमाग में रख लेनी है, बजट क्लियर। टर्म्स क्या? पहला टर्म क्रिएटिंग एसेट्स यानी पूंजी का निर्माण, दूसरा लायबिलिटी, लायबिलिटी अर्थात उधारी या देनदारी। इन दो कॉन्सेप्ट पे पूरा बजट दौड़ रहा है। ठीक है जी, तो अगर कैपिटल रिसीट है यानी पूंजीगत प्राप्ति है, तो सरकार उन माध्यमों से पैसा कमा रही है जहां से ना सरकार के एसेट्स कम हो रहे हैं, ठीक है, और ना ही सरकार की देनदारी बढ़ रही है। ठीक है, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं पूंजीगत सॉरी राजस्व प्राप्ति की यानी रेवेन्यू रिसीट की,
तो रेवेन्यू रिसीट में जो पैसा सरकार कमा रही है वो ऐसे माध्यमों से कमा रही है जिनसे ना ही सरकार की कोई उधारी बढ़ेगी और ना ही सरकार का कोई भी एसेट घटेगा, जैसे टैक्स। फॉर एग्जाम्पल टैक्स, टैक्स के थ्रू सरकार जो पैसा कमाती है, क्या सरकार की उससे कोई लेनदारी बढ़ती है? क्या सरकार का कोई एसेट घटता है? नहीं घटता। क्या कोई देनदारी बढ़ती है? नहीं बढ़ती। तो ये सरकार की वो कमाई है जिससे ना ही एसेट रिड्यूस हो रहे हैं और ना ही लाइबिलिटी बढ़ रही है, और इसीलिए ऐसी प्राप्ति को हम रेवेन्यू रिसीट कहेंगे, यानी राजस्व प्राप्ति कहेंगे। अब इसके अलावा ऐसी प्राप्तियां कौन कौन सी हो सकती है? देखिए ये कॉन्सेप्ट ने क्यों आपको समझाया, ताकि अगर क्वेश्चन में कभी ये ना पूछ करके आपसे चार नाम दे देता है कि भैया चार चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल डिसइन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा टैक्स, तीसरा फाइन, ठीक है, और चौथा फीस। आपसे अगर वो पूछ लेता है कि इन चारों में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है, इन चारों में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है, तो भाई साहब आप क्या कैसे फिर छांटेंगे कि इनमें से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्व प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसीट उसे कहा जाता है जिससे एसेट नहीं घटेंगे, जिससे लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी। तो अब देखिए, क्या टैक्स लेने से एसेट घटता है? नहीं घटता। क्या देनदारी बढ़ती है सरकार की? नहीं बढ़ती। तो इसका मतलब टैक्स क्या है? रेवेन्यू रिसीट है। सरकार जो चालान काटती है, जो फाइन लगाती है, वो भी सरकार की प्राप्ति का यानी आय का एक जरिया है, गवर्नमेंट के लिए एक रिसीट का सोर्स है। तो क्या उससे सरकार के एसेट बढ़ रहे हैं, सॉरी एसेट घट रहे हैं, या लाइबिलिटी बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही। तो ये भी इसका मतलब रेवेन्यू रिसीट है। सरकार हमसे कई तरीके की फीस वसूलती है। फॉर एग्जाम्पल आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं तो लर्निंग फीस वसूलती है। तो लर्निंग फीस जब सरकार हमसे वसूलती है तो क्या सरकार के एसेट रिड्यूस हो रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ रही है? नहीं बढ़ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में ये भी क्या हो गया? रेवेन्यू रिसीट। तो इसका मतलब ये क्या है? ये रेवेन्यू रिसीट नहीं है। ये कौन सी रिसीट है? कैपिटल। रेवेन्यू रिसीट क्या है? जो ना ही एसेट घटाए ना लायबिलिटी बढ़ाए। ये तीनों ना ही एसेट घटाते हैं ना ही लायबिलिटी बढ़ाते हैं। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट से एसेट घटता है। कैसे? सरकार का किसी कंपनी में पीएसयू में शेयर था, सरकार ने वो शेयर बेच दिया। सरकार का शेयर था 60%, 10% सरकार ने बेच दिया। तो सरकार ने क्या करा? अपना एसेट रिड्यूस कर लिया। 60% से अपनी पूंजी कितनी कर लिया उस कंपनी के अंदर? 50%। तो एसेट कम होने से क्या हुआ? सरकार के एसेट रिड्यूस हो गए। लेकिन ये क्या कह रहा था? एसेट रिड्यूस नहीं होंगे। तो एसेट कहाँ रिड्यूस होंगे? इस वाले में। एसेट कहाँ रिड्यूस होंगे? इस वाले में। तो पूंजीगत प्राप्ति किसे कहते हैं जी? पूंजीगत प्राप्ति रिड्यूसेस एसेट्स, क्रिएट यानी क्या बढ़ा देती है? लाइबिलिटी। ठीक है जी। तो ये क्या करती है पूंजीगत प्राप्ति? एसेट को घटाती है, लायबिलिटी को बढ़ाती है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या कर रहा था? एसेट को घटा रहा था। तो डिसइन्वेस्टमेंट किस में काउंट हो जाएगा? कैपिटल रिसीट। बस देखो ये दो फंडे, मैंने क्या कहा था? एसेट और लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे ही बजट टिका पड़ा है, इसीलिए एसेट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन से आय के जरिए हैं जिनसे एसेट सरकार का कम हो रहा है, ये देनदारी बढ़ रही है? जैसे उधारी लेना, इससे क्या हो रहा है? सरकार की देनदारी बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से जो उधारी ले रही है, अगर गवर्नमेंट उधार लेती है तो इसका मतलब सरकार का लायबिलिटी बढ़ रहा है। ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि और कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट क्रिएट करती है। दो दो नाम आप मुझे फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, मज़ा आ जाएगा। पता चल जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम यहाँ खड़े हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आप बताते जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
जिस तरीके से रिसीट है ऐसे ही बजट का दूसरा पोर्शन कौन सा है? बजट के दो पोर्शन थे ना, पहला रिसीट तो दूसरा कौन सा था? एक्सपेंडिचर। तो अब आ जाते हैं फटाफट से एक्सपेंडिचर में। व्यय। सरकार कमाती कहां से है? कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति। तो खर्च कहां करेगी? एक्सपेंडिचर भी दो हो जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी राजस्व व्यय और पूंजीगत। ठीक है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना शुरू कीजिए जो मैंने आपसे पूछा। दो रेवेन्यू रिसीट और दो कैपिटल रिसीट, फटाफट, मजा आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही एक्सपेंडिचर के कितने पोर्शन है बच्चे? एक्सपेंडिचर के भी दो पोर्शन होते हैं, यानी व्यय भी कितने तरीके का होता है सरकारी बजट में? दो तरीके का। कैसे याद रखोगे? मैंने क्या बताया था? दो कॉन्सेप्ट पर टिका पड़ा है पूरा बजट, एसेट और लायबिलिटी, पूंजी और देनदारी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार कहां करेगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार वहां पे करेगी जहां ना ही सरकार का एसेट बढ़ेगा और ना ही देनदारी कम होगी। ठीक है, नॉर सॉरी neither creates assets nor reduces liability। ये दो दो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नॉर नाइदर क्रिएट्स एसेट्स नॉर रिड्यूसेस लाइबिलिटी, यानी सरकार के वो खर्चे जो ना ही सरकार के ये वो खर्चे हैं जो ना ही सरकार की देनदारियों को घटाते हैं और ना ही उनके एसेट्स को बढ़ाते हैं। जैसे सरकार के कौन से ऐसे खर्चे हैं जो सरकार की देनदारी को ना ही कम करते हैं और ना ही उनके एसेट्स को बढ़ाते हैं? जल्दी जल्दी बता दीजिए, पहला कमेंट ले लेते हैं हम। वेरी गुड। ठीक है, सुमित कुमार जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। ठीक है, सुमित कुमार जी ने पहला आंसर दिया है, वेरी गुड बच्चे। इसी तरीके से समझते रहिए, कोई आप भी बाकी जितने भी देख रहे हैं लाइव आंसर कीजिए, ताकि आप कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे इसी से पता चलता है। तो आंसर करते रहिए। ठीक है, आंसर करने से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि आपको समझ आ रही चीजें और आप भी ज्यादा बेहतर तरीके से इंटरेस्ट ले पाएंगे सेशंस में। तो जुड़ते रहिए, कमेंट करते रहिए, समझते रहिए, डाउट्स पूछते रहिए। ठीक है, जब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर में क्या होता है? सरकार के अगर एसेट्स बढ़ेंगे और लायबिलिटी घटेगी तो वो एक्सपेंडिचर होगा पूंजीगत व्यय, और अगर ना ही एसेट बढ़ेंगे और ना ही लायबिलिटी घटेगी तो वो एक्सपेंडिचर होगा रेवेन्यू। अच्छा बता दीजिए कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है? फिर चलिए, बहुत अच्छे समझ चुके होंगे आप, बता दीजिए कौन सा एक्सपेंडिचर है सरकार का? कोई भी एक जना फटाफट से जवाब दे दीजिए, कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर जिसे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे? फटाफट फटाफट। कोई भी ऐसा एक एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, अर्थात जिससे सरकार की ना ही लाइबिलिटी घटे ना ही एसेट बढ़े। चलो मैं बता देता हूं, आप कमेंट्स में समय लगा रहे हैं तो मैं बता देता हूं इतनी देर में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी, एग्जाम्पल कौन सा लिया है हमने? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी। सरकार जो लोगों को सैलरी बांटती है, ओके, इस वाले में देखो सुमित जी ने जवाब फिर से दिया है, लेकिन इस बार मैंने पूछा था कौन से ऐसे खर्चे हैं। मैंने आपने मुझे रेवेन्यू रिसीट के सोर्स तो सही बताए, टैक्स सोर्स, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे भी आगे। ठीक है, ये आपने सही बताया, लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा था एक्सपेंडिचर बताने हैं आपको।
तो एक्सपेंडिचर में ऐसा कौन सा खर्चा है जो सरकार की उधारी को ना ही कम करता है ना ही एसेट को बढ़ाता है? तो ऐसा खर्चा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी। सरकार पेंशन बांटती है, सरकार स्कॉलरशिप्स बांटती है, सरकार सैलरी बांटती है लोगों को, सरकारी नौकरी वालों को। सरकार अगर सरकारी नौकरी वालों को तनख्वाह बांट रही है तो क्या अपना उधार चुकाती है? नहीं चुकाती। क्या अपना एसेट बढ़ाती है? नहीं बढ़ाती। तो ये खर्चा कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि इसके फीचर्स क्या थे? ना ही एसेट बढ़ेंगे ना ही लायबिलिटी रिड्यूस होगी। सरकार अगर पेंशन बांट रही है तो क्या अपना उधार चुकाती है? नहीं। क्या अपने एसेट बढ़ाती है? नहीं। तो इसका मतलब पेंशन बांटना भी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ चले जाएं तो इसमें क्या है? इसकी अपोजिट। एसेट क्या करेंगे? ये खर्चे बढ़ा देंगे। लायबिलिटी को क्या करेंगे? ये खर्चे घटा देंगे। कौन से ऐसे खर्चे हैं बताइए? पेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ, सरकार अगर अपना लोन चुका रही है तो कौन सा खर्चा कर रही है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? उसकी देनदारी तो कम हो रही है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे कोई ऐसे दो खर्चे। ठीक है, आप मुझे खर्चे बताएंगे कौन से दो खर्चे हैं जिन्हें सरकार करती है। ठीक है, दोनों ही सेक्शंस के दो दो एक्सपेंडिचर आप मुझे बता दीजिए फटाफट से, मजा आ जाना चाहिए भाई, मजा। ठीक है, तो वोटर अकाउंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, इंटरिम बजट हम लोगों ने डिस्कस किया था, फुल बजट हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके अलावा अब आ जाते हैं डेफिसिट पे। देखिए, डेफिसिट को ही समझाने के लिए मैंने आपको पीछे पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। सरकार पैसा कमाती भी है, सरकार खर्च भी करती है, लेकिन अगर सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है और रिसीट कम है, ठीक है, अगर सरकार का एक्सपेंडिचर ज्यादा है और सरकार की रिसीट कम है तो वो डेफिसिट माना जाता है। उसे क्या माना जाता है? इसे कहा जाता है डेफिसिट। ठीक है, और जब बात करते हैं हम फिस्कल डेफिसिट की, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है, डेफिसिट का मतलब क्या होता है? घाटा। क्या होता है इसका मतलब? घाटा। और जब हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की तो यानी राजस्व घाटा नहीं, पूंजीगत घाटा नहीं, तो क्या होगा बताइए? बजट घाटा। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? बजट घाटा। ठीक है, ऑल राइट। फिस्कल डेफिसिट में क्या क्या होता है बच्चे? फिस्कल डेफिसिट में जब घाटा निकाला जाता है तो इसमें टोटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं सरकार के वो ज्यादा होते हैं, किससे? टोटल रिसीट से। ठीक है, अब देखिए टोटल एक्सपेंडिचर में से हम क्या माइनस करते हैं? टोटल रिसीट को। हमें पता चल जाता है कितना घाटा आ रहा है सरकार का। सपोज सरकार ने 100 करोड़ रुपए कमाया तो टोटल रिसीट कितनी है? 100 करोड़। और उस 100 करोड़ में से सरकार ने, उस 100 करोड़ को सरकार ने कमाया लेकिन खर्च कर दिया 120 करोड़ रुपए। टोटल रिसीट कितनी थी? 100 करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर दिया? 120 करोड़ रुपए। अब सरकार का क्या आया है? ये घाटा आया है। ठीक है, कितना घाटा आया है? 20 करोड़ रुपए का घाटा आया है। तो अब सरकार इसे कैसे कवर करेगी? बोरोविंग से, यानी उधार लेकर के। ठीक है, तो जब भी हम फिस्कल डेफिसिट निकालते हैं तो हम कुल घाटे में से कुल रिसीट्स को माइनस करते हैं और बोरोविंग्स को पहले अलग रखते हैं, बोरोविंग्स को हम हटा देते हैं। ठीक है, वरना 120 करोड़ और 120 करोड़ भी माइनस हो जाएगा तो फिर घाटा तो जीरो दिखेगा। लेकिन नहीं, हमें क्या दिखानी है? टोटल रिसीट दिखानी है जिसमें बोरोविंग शामिल नहीं है, अभी उधार शामिल नहीं है। उधार जुड़ने के बाद वाली टोटल रिसीट नहीं दिखानी, उधार लेने से पहले की रिसीट दिखानी है। तो उधार लेने से पहले कितना था? 100 करोड़ था। उधार लेने के बाद कितना हुआ? 120 हो गया। लेकिन असल में उधार कितना, उधार लेने से पहले का घाटा 100, उधार लेने से पहले की रिसीट 100 करोड़ और खर्चा 120 करोड़। अब इस 20 करोड़ को कवर करने के लिए हमने 20 करोड़ का उधार लिया। ठीक है, तो कितने का घाटा आ गया? 20 करोड़ रुपीस का। अगर समझना है तो पूछ सकते हैं दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आता है रेवेन्यू डेफिसिट। इसको कहते हैं हम राजकोषीय घाटा। क्या कहते हैं हम इसको हिंदी में? सॉरी, राजस्व घाटा। क्या कहते हैं हम इसको? राजस्व घाटा।
इसको बजट घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों नामों से जाना जाता है। राजकोषीय घाटा, इंग्लिश में हम इसे बजटरी डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सबको चीजें क्लियर समझ आ रही हैं? कोई अगर डाउट या कुछ भी हो तो एक बार फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, थम्स अप का निशान भेज करके फटाफट बता दीजिए, थम्स अप का इमोजी कि हाँ चीजें क्लियर चल रही हैं क्विकली। आपके कमेंट्स ही यहाँ पर खड़े रहने की एनर्जी देते हैं, इसीलिए कमेंट्स करते रहना है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए, डाउट्स पूछते रहिए, क्वेश्चंस के जवाब देते रहिए। ठीक है, ओके, वेरी गुड। सुमित कुमार जी पूरी तरीके से एक्टिव हैं, एक एक कॉन्सेप्ट सुमित कुमार जी ने बढ़िया तरीके से समझ करके आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सुमित कुमार जी ने जवाब दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों का ही, वेरी गुड। सब्सिडी बांटना, सैलरी बांटना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी क्रिएट करना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वेरी गुड सुमित जी। ठीक है, और भी अगर जितने भी आप हैं जवाब दीजिए, क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, तभी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझ आएंगे। अभी हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेक्टिव सेशंस लाने वाले हैं आगे भी। ठीक है, आइए वापस अपने टॉपिक की ओर बढ़े। तो रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा। मैंने आपको क्या बताया था? दो तरीके की प्राप्तियां होती हैं। प्राप्ति कितने तरीके की बताई थी मैंने आपको? दो तरीके की प्राप्ति होती है। ठीक है, पहला कौन सी? पूंजीगत प्राप्ति, पहली कौन सी थी? पूंजीगत, उससे पहले राजस्व। ठीक है, ऐसी व्यय भी दो तरीके का है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ये पढ़ा था हमने। प्राप्ति दो तरीके की है तो व्यय भी कितने तरीके का है? दो तरीके का है। अब हम यहाँ पे कौन से घाटे को देखने वाले हैं जी? यहाँ पर हम देख रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट को। कौन से डेफिसिट को देख रहे हैं? रेवेन्यू डेफिसिट को, यानी राजस्व घाटे की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? राजस्व घाटा। अब ये राजस्व घाटा क्या है? राजस्व प्राप्ति क्या है? राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्ति अगर कम है और राजस्व व्यय ज्यादा है। बड़े ध्यान से समझिएगा, देखिए यहां पर कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे। राजस्व प्राप्ति अगर कम है और राजस्व व्यय ज्यादा है तो इस घाटे को नाम दिया जाता है राजस्व घाटा। यहां पर हम पूंजीगत घाटे को काउंट या शामिल नहीं करते। यहां पर हम पूंजीगत घाटे को काउंट या शामिल नहीं करते। यहां पर हम जो शामिल करते हैं वो किसको शामिल करते हैं? केवल और केवल राजस्व पूंजी, सॉरी राजस्व प्राप्ति और राजस्व घाटे को। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट कौन सा डेफिसिट है बच्चे? जहां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस किया जाता है रेवेन्यू रिसीट्स को। यानी जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से किसको माइनस कर रहे हैं? रेवेन्यू रिसीट्स को। तो जो डिफरेंस आपको मिलता है वो कौन सा होता है? रेवेन्यू डेफिसिट। फॉर एग्जांपल सरकार ने रेवेन्यू रिसीट क्रिएट की 50 करोड़। एक एग्जांपल समझते हैं, आप हाइपोथेटिकल एग्जांपल पिक करते हैं। सरकार ने रेवेन्यू रिसीट क्रिएट करा कितना? 50 करोड़, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिया कितना? 80 करोड़ रुपीस। सरकार ने राजस्व प्राप्ति कितनी ली? 50 करोड़, और राजस्व व्यय कितना करा? 80 करोड़। अब इससे क्या होगा जी? सरकार आ जाएगी जोरदार घाटे में। 30 करोड़ रुपए का घाटा आया है। अब ये घाटा कौन सा था? प्राप्ति भी राजस्व थी, व्यय भी राजस्व था, तो घाटा भी राजस्व होगा। आई बात समझ में? एक्सपेंडिचर कौन सा था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। रिसीट्स कौन सी थी? रेवेन्यू रिसीट्स थी। ठीक है, तो डेफिसिट कौन सा होगा? रेवेन्यू डेफिसिट हो। दोनों डेफिसिट्स में अंतर याद रखिएगा। पहला डेफिसिट
फिस्कल डेफिसिट कौन से घाटों को कवर कर रहा था? टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट माइनस बोरोविंग। ठीक, रेवेन्यू डेफिसिट किसे कवर कर रहा है? ओनली रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को। अब आ जाता है हमारा तीसरा डेफिसिट। तीसरा डेफिसिट क्या दिखाता है जी? तीसरा डेफिसिट को कहा जाता है प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा। क्या कहते हैं हम इसे? प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट। देखिए प्राइमरी डेफिसिट में कुछ नहीं है। प्राइमरी डेफिसिट छोटा भाई है किसका? फिस्कल डेफिसिट का, यानी राजकोषीय घाटे का। कैसे? आपको कुछ नहीं करना, आप फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दीजिए बस। इंटरेस्ट पेमेंट को, ठीक है, दिखा देता है। इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करते ही पता चल जाता है जो घाटा है वो कौन सा घाटा है जी? प्राथमिक घाटा है, प्राइमरी डेफिसिट है। क्लियर है? प्राथमिक घाटा कैसे होता है? फिस्कल डेफिसिट में से अगर इंटरेस्ट पेमेंट जो सरकार ने की है, जितनी भी देनदारी सरकार की है, उस देनदारी के ऊपर सरकार की क्या होगी? इंटरेस्ट भी होगा। उस इंटरेस्ट की पेमेंट को अगर आप फिस्कल डेफिसिट में से घटा दोगे तो क्या निकल के आएगा? प्राइमरी डेफिसिट, शुरुआती घाटा, प्राथमिक घाटा, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, तो ये कैसे निकल करके आता है? प्राइमरी डेफिसिट निकल के आता है फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को रिड्यूस कर देने से, हटा देने से। अब आते हैं हमारे बजट के फंड्स की तरफ। देखिए अगर बजट में पैसा आया है तो कहीं तो जाएगा, सरकार खर्चा करेगी, लेकिन खर्चा कहाँ कहाँ करेगी? तो सबसे पहला फंड है कंसोलिडेटेड फंड। सबसे पहला फंड कौन सा है? कंसोलिडेटेड फंड। क्या होता है कंसोलिडेटेड फंड? ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड जो होता है इसके अंदर सरकार की सारी रिसीट्स रखी जाती है। जहां से भी सरकार ने पैसा कमाया सब कुछ इसी के अंदर होगा। जितनी भी रेवेन्यू रिसीव हुई है सरकार की, सब इसी के अंदर है। चाहे सरकार ने कहीं से लोन लिया है, चाहे कहीं से मनी ली है, चाहे सरकार ने रीपेमेंट ऑफ लोन दिया है तो भी यहीं से कर रही है। सरकार अगर कोई चीज खरीद बेच रही है तो यहीं से खरीद रही है, यहीं से बेच रही है। वो पैसा यहीं से लिया जाएगा, यहीं पे ही वापस आ जाएगा। अगर कुछ खरीद रही है तो पैसा इसी से खर्च हो रहा है, कंसोलिडेटेड फंड से। ठीक है, कुछ चीज बेच रही है तो जो पैसा है वो भी इसी में आया। सरकार ने कोई चीज उधार ली, वो पैसा भी इसी वाले फंड में आया। तो कंसोलिडेटेड फंड हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा फंड होता है सरकार का। ठीक है, जहां सरकार की सभी रेवेन्यूज को रिसीव किया जाता है। जितना पैसा आता है वो किस में आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। चाहे लोन रेस किए हो, चाहे मनी रिसीव की हो, रीपेमेंट की हो लोन्स की, सरकार के द्वारा जितने भी प्राप्त किए हुए पैसे हैं, जितने भी खर्चे हैं, सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में है। ठीक है, फिर अगला जो फंड है दैट इज कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। व्हाट इज कॉन्टिजेंसी फंड? देखिए क्या होता है कॉन्टिजेंसी फंड। कभी भी कोई भी खर्चा अचानक से आ सकता है। जो खर्चा हमने पहले से प्लान नहीं कर रखा, अनफोर्सीन एक्सपेंसेस कहते हैं इसे हम, जिनकी कल्पना या जिनकी प्लानिंग पहले से ना की गई हो, ऐसे अनफोर्सीन एक्सपेंसेस के लिए कुछ छोटा सा अमाउंट राष्ट्रपति जी अलग कर देते हैं। ठीक है, कौन कर? देखो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहां से कंट्रोल हो रहा है? ठीक है, पार्लियामेंट। कंटिजेंसी, कंटिजेंसी कौन करता है कंट्रोल? प्रेसिडेंट। तो एक छोटा सा अमाउंट प्रेसिडेंट हमेशा अलग रखते हैं, यूजुअली 500 करोड़ तक का होता है ये अलग रखा जाता है। क्यों अलग रखा जाता है? किसी भी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर को देखने के लिए। और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट। तो सरकार का सभी पैसे जो पीएफ में या स्मॉल सेविंग में या किसी ट्रस्ट में जो डले हुए हैं सरकार का, वो सारा पैसा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में रहता है। ठीक है, सरकार के प्रोविडेंट फंड के पैसे हों, स्मॉल सेविंग्स के पैसे हों, या कोई सा भी अदर पैसा हो, वो किस में रहेगा? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में है। जैसे आप भी तो प्रोविडेंट फंड वगैरह करते होंगे तो वो सब इसी में ही शामिल, सरकार शामिल करती है। ठीक है, तो ये सभी फंड्स हैं और ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फंड हैं। एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, बड़े दिमाग में इसे बिठा लीजिएगा बेहतरीन तरीके से। यहां तक अगर किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं ग्रुप पे फटाफट।
फटाफट से पूछिए कितने लोग लाइव हैं, जरा मैं भी तो देखूं एक बार। फटाफट से थम्स अप का निशान, थम्स अप का इमोजी सेंड कर दीजिए, मैं भी तो देखूं कितने लोग लाइव हैं, या मैं बस अपनी एनर्जी यहाँ पर पूरी इन्वेस्ट करके बैठा हूँ और कोई सुन ही नहीं रहा। तो एक बार फटाफट जरा थम्स अप भेज दीजिए। देखिए मजा आना चाहिए सेशंस में। आपको भी मजा तभी आएगा जब मुझे मजा आएगा। मेरी एनर्जी ही आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर पाएगी। ऑल राइट, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हम लोगों ने देखो रेवेन्यू रिसीट में टैक्सेस के टाइप पढ़े थे ना। रेवेन्यू रिसीट में हमने टैक्सेस के टाइप पढ़े थे, और जब हम टैक्सेस के टाइप पढ़ रहे थे रेवेन्यू रिसीट में, तो हमने छोटी सी चीज देखनी थी, और वो क्या थी जानते हैं? छोटी सी जो चीज है, टैक्स कितने टाइप का होता है, ये भी जानना जरूरी है। टैक्स कितने टाइप का होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप इसे, ठीक है। टैक्स कितने टाइप का है? दो टाइप का है। कितने टाइप का है? दो टाइप का। डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। मेरा टैक्स मैं ही भर रहा हूं, तो डायरेक्ट टैक्स है। जिसकी लाइबिलिटी मेरे ही ऊपर है, बर्डन मेरे ही ऊपर है, मैं कहीं शिफ्ट नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट टैक्स है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स है। इनकम किसने कमाई? मैंने, तो टैक्स भी कौन पे करूंगा? ठीक है, तो ये कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स है। कौन सा है बच्चे? डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ये बर्डन कहीं और शिफ्ट किया जा सके, इस बर्डन को किसी और के ऊपर शिफ्ट किया जा सके, तो फिर ये डायरेक्ट टैक्स नहीं रहता, फिर ये इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसके बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है। कंज्यूमर बेस इसका टैक्स का फॉर्म है, ठीक है। तो बर्डन क्योंकि शिफ्ट किया जा सकता है, तो इसीलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स माना जाता है। क्या माना जाता है इसे? इनडायरेक्ट टैक्स माना जाता है। जिसका बर्डन शिफ्ट ना किया जा सके, द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, जिसकी देनदारी को किसी और के ऊपर थोपा ना जा सके, डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हम कहते हैं हिंदी में प्रत्यक्ष कर। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर। और इसको हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर। क्या कहते हैं हम? मेरी थोड़ा सा लिखने में हिंदी में जो गड़बड़ है उसको कोई बात नहीं, इग्नोर करके चलिएगा, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दो प्रकार के कर होते हैं, दो तरीके के टैक्सेस होते हैं। बर्डन अगर मेरे ही ऊपर है तो डायरेक्ट टैक्स है, किसी और के ऊपर शिफ्ट कर दिया तो इनडायरेक्ट टैक्स है। क्लियर? जीएसटी सब इसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में, ये क्या है? वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट पर ये बनाया गया था, और इसे इंप्लीमेंट किया गया था इंडिया में कब? जुलाई 1 2017 को इसे इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है। वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक कर, ठीक है। और इसी सिद्धांत पर जीएसटी को लाया गया था। जीएसटी को कंट्रोल करती है कौन? जीएसटी काउंसिल। कौन कंट्रोल करता है जीएसटी को? जीएसटी काउंसिल इसे कंट्रोल करती है। ये डिसाइड करती है कितना टैक्स होगा, कितनी स्लैब्स होंगी, पर स्लैब के ऊपर कितना परसेंट टैक्स इंपोज किया जाएगा। और इस काउंसिल को हेड कौन करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा दोबारा से। देखो वैसे तो बेसिक सा जीके का क्वेश्चन है, लेकिन कितने अटेंशन से आप लोग देख रहे हैं एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने वित्त मंत्री का नाम बताया था, ठीक है। फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फाइनेंस मिनिस्टर है कौन, और ये बजट किस तारीख को पेश करती है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना शुरू कर दीजिए फाइनेंस मिनिस्टर है कौन, और ये बजट किस तारीख में लोकसभा में पेश करती हैं। इसको फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करती हैं टैक्स रेट को। क्यों? क्योंकि वो चेयर कर रही हैं किसको? जीएसटी काउंसिल को। बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, आज से पहले अनगिनत बार, न जाने कितनी बार यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आज से सॉरी कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि जीएसटी काउंसिल को हेड कौन करता है। जीएसटी काउंसिल को हेड कौन करता है? भैया जीएसटी काउंसिल को हेड करती हैं वित्त मंत्री जी। अब इस क्वेश्चन को गलत करके मत आइएगा अगर कभी पूछा जाए। इनकम टैक्स की स्लैब्स क्या हैं? देखिए इनकम टैक्स चेंज होता रहता है, इसकी कोई फिक्स स्लैब है नहीं। हर साल के बजट में आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा कि ये चेंज हो चुका है। कभी
5 लाख पे, कभी 12 लाख पे, कभी 15 लाख पे, ये चलता रहता है। तो इनकम टैक्स की स्लैब जो है एनुअली चेंज होती है। और ये क्या करती है, इनकम टैक्स की स्लैब क्यों चेंज करते हैं हम लोग बजट में, जानते हैं? कोई मजा आता है कि ये सब करने में? नहीं। इनकम टैक्स की स्लैब इसलिए चेंज की जाती है ताकि मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसा दिया जा सके, उसके एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए, उसकी परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए, उसके हाथ में ज्यादा पैसा थमाने के लिए इनकम टैक्स की स्लैब्स बदली जाती हैं। लास्ट ईयर के बजट में हमने क्या देखा था, इनकम टैक्स की स्लैब कितनी ज्यादा बढ़ा दी थी। क्यों बढ़ाई इतनी ज्यादा इनकम टैक्स की स्लैब? रीजन क्या है? यही रीजन है, जितना ज्यादा इनकम टैक्स का स्लैब होगा, मिडिल क्लास कवर हो जाएगा, मिडिल क्लास के पास पैसा बचेगा, वो डिमांड क्रिएट करेगा, इकोनॉमी डेवलप होगी, जीडीपी बढ़ेगी, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मिडिल क्लास के हाथ में पैसा थमाया जा सके, इसीलिए इनकम टैक्स की स्लैब को बढ़ाया घटाया जाता है। देखिए सुमित जी लगातार हर क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, बाकी जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं आप भी प्लीज जवाब देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सुमित जी ने सही एकदम उत्तर दिया है। निर्मला सीतारमन जी फेस्ट फैब को बजट पेश करती हैं। ठीक है, वेरी गुड। अगला कॉर्पोरेट टैक्स, फिर आ जाते हैं दूसरे टैक्स के फॉर्म में। कॉर्पोरेट टैक्स, ये कॉर्पोरेट टैक्स आप हम पे नहीं करते। छोटी सी कमाई में से कितना कॉर्पोरेट टैक्स दोगे? आप हम पे नहीं करेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स पे कौन करेगा? कॉर्पोरेट टैक्स पे करती है फर्म अपने प्रॉफिट पे। फर्म्स यानी उद्योग, उद्योगों के उद्योगपति अपने मुनाफे में, अपने प्रॉफिट में, जो कंपनीज अपना टैक्स भरती है प्रॉफिट के हिस्से से, उस टैक्स को कहा जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। तो कंपनीज कॉर्पोरेट टैक्स पे करती हैं, हम नहीं करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफन कट्स दिस टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। क्यों करती है सरकार इसे कट डाउन? ताकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जा सके। आप सरकार खुद सोचिए ना, प्रॉफिट का अगर एक बड़ा हिस्सा सरकार छीन लेगी टैक्स की फॉर्म में, तो क्या इंडिया के अंदर लोग मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन करना पसंद करेंगे? नहीं। तो सरकार कई बार क्या करती है, कॉर्पोरेट टैक्स को घटा देती है ताकि प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरर के पास बच जाए। मैन्युफैक्चरर उसी लालच में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएगा। गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो बिकेंगे, बिकेंगे तो मार्केट वैल्यू आएगी, और उसी मार्केट वैल्यू को जीडीपी कहते हैं हम। जितना ज्यादा मार्केट वैल्यू, जितनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन, उतनी ही ज्यादा जीडीपी। और गुड्स एंड सर्विसेज तभी ज्यादा प्रोड्यूस होंगी जब सरकार उनके ऊपर टैक्स के रेट को कम से कम रखेगी। प्रॉफिट होना चाहिए मैन्युफैक्चरर को, उसको मजा आना चाहिए बिजनेस करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में, इन्वेस्टमेंट करने में, तभी तो इकोनॉमी ग्रो होती है। फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी, ये क्या होता है? जितने भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते होंगे आप लोग, हम लोग, कई सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग जो टैक्स पे करते हैं ना स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए, उसको कहा जाता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, क्या कहा जाता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग करने से जो पैसा आपने कमाया गवाया, उस पर जो टैक्स लग रहा है वो क्या है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अभी तक आपने इस टैक्स के बारे में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन अब आप इसे याद रखेंगे, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अर्थात एसटीटी। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड स्कीम। देखिए हमने जब प्राप्ति पढ़ी थी तो हमने साथ के साथ व्यय भी पढ़े थे। जब हमने रिसीट्स पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़े थे? गवर्नमेंट के स्पेंडिंग्स यानी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स। हमने क्या पढ़ा था? सरकार दो तरीके के एक्सपेंडिचर करती है। कौन कौन से दो तरीके के एक्सपेंडिचर करती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस था? फटाफट बता दो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है, एक बार और फटाफट से बता रहा हूं मैं आपको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट्स को ना ही, नाइदर क्रिएट्स एसेट्स नॉर रिड्यूसेस लाइबिलिटी। तो ये सरकार के एसेट्स को ना ही बढ़ाएगा ना ही लाइबिलिटी को घटाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसके उल्टा क्या करता है? आइदर क्रिएट्स एसेट्स और रिड्यूसेस लाइबिलिटी। ये सरकार की लाइबिलिटी को या तो घटा रहा होता है या तो एसेट्स को बढ़ा रहा होता है।
कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमने पढ़ा था, मैंने फिर से रिवीजन कराया है इसे, अब मत भूलना बिल्कुल भी गलती से भी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? वो एक्सपेंडिचर जो सरकार की डे टू डे रनिंग में काम आता है। किस में काम आता है? डे टू डे रनिंग में। जैसे सैलरी बांट रही है, इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है, सब्सिडी दे रही है, पेंशन्स दे रही है, स्कॉलरशिप्स बांट रही है, इन सब से सरकार जो खर्चा कर रही है, ना ही इनसे कोई एसेट बढ़ रहा है, ना ही लायबिलिटी घट रही है, तो इन सभी खर्चों को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखते हैं। लेकिन इसके अलावा सरकार जो खर्चे करती है, फॉर एग्जाम्पल कैसे? सबसे फॉर एग्जाम्पल सरकार ने रोड बना दी, हाईवे बना दिया, ठीक है, डैम्स बनाए हैं बड़े बड़े, मशीनरी बनाई है, तो सरकार इनसे पैसा कमा रही है, तो ये एसेट बना रही है एक तरीके से। हाईवे बनाया, टोल टैक्स खड़ा कर दिया जी, कमाई का जरिया बन गया ना हाईवे, तो सरकार का एसेट बढ़ा नहीं बढ़ा? बढ़ गया, ठीक है। सरकार ने डैम बनाया, डैम से बिजली बनी, बिजली को बेचा, तो एसेट है या नहीं है डैम? मशीनरी हुई, सरकार ने प्रोडक्शन करा बेचा, एसेट है या नहीं है मशीनरी? तो अगर सरकार के एसेट बढ़ेंगे और देनदारी घटेगी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ना ही एसेट बढ़े ना ही देनदारी घटे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? ये दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, भूलना मत कोई सा भी अब इसके बाद इन चीजों को। ठीक है, ठीक, नाम याद रखना है। इकोनॉमिक्स ऐसे ही पढ़ाएंगे, कभी भी दिमाग से कॉन्सेप्ट भाग ही नहीं पाएगा। ठीक है, बिठा देंगे एकदम बढ़िया से, और इसीलिए ध्यान देना जरूरी है यहाँ। ठीक, अब कुछ स्कीम्स के ऊपर बात करते हैं, जैसे पीएम किसान। पीएम किसान क्या करता है? साल में 6,000 रुपए सरकार देती है, किसको? फार्मर्स को। किसको देती है? फार्मर्स को। 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में, 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में, 2000, 2000 एंड 2000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स में सरकार फार्मर को इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करती है साल भर में, और इसी स्कीम को नाम दिया गया है पीएम किसान। बजट की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, देखो, आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, किसानों की इनकम को डबल करने के पीछे सरकार लगातार एफर्ट्स मार रही है, उन्हीं में से एक एफर्ट है पीएम किसान। फिर गरीबों और मिडिल क्लास को अपना रिहाइश देने के लिए, अपना घर देने के लिए पीएम आवास योजना, ठीक है, दो तरीके की है ये, अर्बन और रूरल, शहरी और ग्रामीण। ठीक है, इसमें क्या करती है सरकार? सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, लगभग 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी सरकार प्रोवाइड करती है पीएम आवास योजना के तहत। आप अपना कंस्ट्रक्शन करेंगे, अपना घर लेते हैं, तो 2,67,000 रुपए की आसपास मैक्सिमम सब्सिडी सरकार आपको पे करती है इस चीज के लिए। ठीक है, फिर आते हैं नेशनल हेल्थ मिशन। ये भी सरकार की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। नेशनल हेल्थ मिशन में सरकार क्या कर रही है? प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल डिस्पेंसरीज बना देती है, अब तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन गए हैं जगह जगह दिल्ली में, और भी कई सारे सेटअप हैं, जच्चा बच्चा केंद्र हैं। ये सारी चीजें सरकार क्यों बनाती है? ताकि गरीब आदमी हेल्थ केयर को अफोर्ड कर सके। आपको पता है कि बेसिक चीजें क्या चाहिए होती है राइट टू लाइफ के अंडर? आर्टिकल 21, पता है ना? जीवन जीने के अधिकार के तहत किन किन चीजों का होना जरूरी है? पहले क्या होता था? रोटी कपड़ा मकान, पहले ये था, लेकिन अब वो बदल गया है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य। अब ये 5 चीजें हो चुकी हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य। ठीक है, तो रोटी फूड सिक्योरिटी एक्ट से मिल रही है, कपड़ा आप खुद पहनिए, ठीक है, मकान पीएम आवास योजना, ठीक है, शिक्षा आपको पता है प्राइमरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के तहत सरकार ने प्रोवाइड करी हुई है, और स्वास्थ्य नेशनल हेल्थ मिशन। तो सरकार अपने बेसिक गोल को अचीव करने की पूरी कोशिश करती है, और ये बेसिक गोल्स क्या है? इंडियन मिडिल क्लास की लाइफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, एटलीस्ट बेसिक लाइफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना। फिर मनरेगा, जिसको अब जी राम जी बना दिया गया है, ये क्या है? 100 दिन का गारंटेड रोजगार प्रोवाइड करता है। इसे भी मैं करंट अफेयर वाले पीडीएफ में कवर करूंगा। ये जी राम जी जिसको लेकर के इतनी बहस छिड़ी लोकसभा के अंदर, इतना हल्ला गुल्ला हुआ विंटर सेशन के दौरान, क्या है ये जी राम जी? और ये कैसे कहते कि मनरेगा स्कीम का अपमान? नहीं, क्या फंडामेंटल है? कोई भी जब चेंज किया जाता है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस किए जाते हैं स्कीम में। क्या चेंजेस किए जाते हैं? करंट अफेयर सेशन में कवर करेंगे। ठीक है,
ये 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करती है रूरल एरियाज के अंदर, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट देती है रूरल एरियाज में। ठीक है, पगडंडी बनाओ, नहर बनाओ, पानी की ट्वेल खोदो, ये करो वो करो, ग्रामीण क्षेत्रों की जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उसके लिए गांव के ही लोगों को रोजगार देने का ठेकेदारी टेंडर निकालना, ये सब सरकार करती है मनरेगा के अंडर। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपने, आ जाइए। ठीक है, अब सरकार की कुछ टर्मिनोलॉजीज हम सबको पता होना चाहिए। सरकार पैसा कहाँ से ला रही है? कभी कभार सरकार पैसा लाने के लिए क्या करती है, अगर सरकार को पैसे की शॉर्टेज है तो सरकार एक टूल यूज करती है मोनेटाइजेशन का। क्या टूल यूज करती है बच्चे? मोनेटाइजेशन का। आई होप आप सबको समझ आ रहा है। ठीक है, सरकार एक टूल यूज करती है मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन क्या होता है? सरकार लीज आउट कर देती है अपने एसेट्स को। सरकार के कौन से एसेट है? एयरपोर्ट है, हाईवे है, सरकार इन्हें लीज पे दे देती है और कुछ पैसा ले लेती है। इस लीज आउट की प्रोसेस को कहा जाता है मोनेटाइजेशन। पैसा हासिल करने के लिए अपने एसेट्स को सरकार क्या करती है, कुछ समय के लिए लीज पे दे देती है। किसको दे देती है? प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। प्राइवेट प्लेयर्स को हम कहते हैं जी बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया, सरकार ने सब कुछ बेच दिया। बेचते नहीं है, लीज आउट किया जाता है। दो तरीके से, अगर बेच दिया तो फिर वो डिसइन्वेस्टमेंट है, बेच ही दिया अपने एसेट्स को तो फिर वो डिसइन्वेस्टमेंट है। पीएसयूज घाटे में रहते हैं, सरकार बेच देती है अपने स्टेक को, वो डिसइन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर लीज पे दे रही है कुछ समय के लिए तो उसे कहा जाएगा मोनेटाइजेशन। मैंने आपको अपना सोना दिया, कुछ पैसा आपसे ले लिया, तो ये मोनेटाइजेशन है। मैंने आपको सोना ही बेच दिया तो वो डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर है? दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तो जब हम अपने एसेट्स को लीज आउट कर रहे हैं तो मोनेटाइजेशन, और जब एसेट्स बेच ही देंगे तो डिसइन्वेस्टमेंट। तो क्या होगा? डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार अपने एसेट्स को अगर बेचेगी तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कहाएगा। और ये आजकल हमारी गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की तरह बहुत फोकस कर रही है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा। हम लोग क्यों डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं? ये सेक्टर्स वो सेक्टर हैं कई बार जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। गवर्नमेंट के ऊपर ये एक तरीके से जो पब्लिक डेट है वो बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, कर्जा उधार लॉसेस ये बढ़ते जा रहे हैं। तो सरकार इस चीज से बचने के लिए क्या करेगी? या तो लीज पे दे देगी या तो उसको डिसइन्वेस्ट कर देगी। तो डिसइन्वेस्ट में क्या कहा जाएगा? सरकार सेल करती है। देखिए यहाँ पर सेल और ऊपर वाले में टर्म यूज हुई है लीज, ये दिमाग में रखने वाली चीज है बस। टर्म्स, लीज करना, सेल करना। स्टेक इन पीएसयूज, अगर पीएसयूज के स्टेक्स को सेल करेगी तो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, और लीज करेगी तो मोनेटाइजेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन किसे कहते हैं? फिस्कल कंसोलिडेशन बहुत अच्छी टर्म है, पता होना चाहिए। ठीक है, फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब है सरकार देख रही है हमारे लगातार घाटे हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, रिसीट कम है, एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, रिसीट कम है, तो सरकार क्या करे भाई? ऐसे में सरकार पता लगाएगी कि ये घाटा हो क्यों रहा है, अब इसे करेक्ट करेगी। रिसीट्स क्यों नहीं बढ़ रही? या तो बैलेंस बजट हो, या तो एटलीस्ट रिसीट्स के देखो अगर या तो बराबर हो या तो प्रॉफिट में हो। प्रॉफिट होना इज गुड थिंग, रिसीट ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो। अगर ऐसा नहीं है तो दोनों बराबर हो, लेकिन ये दूसरी स्टेट नहीं आनी चाहिए कि एक्सपेंडिचर ज्यादा और रिसीट कम है। ये घाटा है, और इस घाटे को कवर करने के लिए अभी पता लगाना पड़ता है घाटा हो कहां से रहा है, और इसी चीज को कहा गया है फिस्कल कंसोलिडेशन। सरकार क्या करती है? रिड्यूस करती है फिस्कल कंसोलिडेशन में किस चीज को? फिस्कल डेफिसिट को, यानी बजट घाटे को। फिर आता है FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये क्यों बनाया गया था? रिड्यूस करने के लिए फिस्कल डेफिसिट को। ठीक है, ये क्यों बनाया गया था? रिड्यूस करने के लिए फिस्कल डेफिसिट को इस एक्ट को लाया गया था। FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। क्लियर? फिर आते हैं इन्फ्लेशन की तरफ। इन्फ्लेशन क्या है जी? इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, बहुत पूछे जाने वाली चीज है ये।
पढ़ेंगे इसे भी हम बढ़िया तरीके से। क्या है जी मुद्रास्फीति? मुद्रास्फीति यानी महंगाई, राइज इन जनरल प्राइस लेवल, कीमतों में जब बढ़ोतरी देखने को मिलती है उसे क्या कहते हैं हम? इन्फ्लेशन। ठीक है, हम कहते हैं ना गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, दिस इज इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन, राइज इन प्राइसेस, राइजेस जनरल प्राइसेस कहते हैं, राइज इन प्राइसेस। बजट का काम क्या है? इन्फ्लेशन को टारगेट करके कंट्रोल में रखना। ज्यादा इन्फ्लेशन इकोनॉमी को अनबैलेंस कर सकती है, और इसी रीजन की वजह से इन्फ्लेशन को क्या करना चाहिए जी? कंट्रोल करके रखना चाहिए। ये बजट का एक और ऑब्जेक्टिव माना जाता है। ठीक है, आ जाइए एक और टाइप, सेस। ये टैक्स का टाइप है। मैं एक एक टर्म उठा करके आप लोगों के लिए लाया हूं, ताकि ये टर्म अगर एग्जाम में आपके आगे आ जाए तो आप इसे छोड़ के नहीं आ सकते। सेस क्या है बताइए, चलिए फटाफट से। किसी भी स्पेशल पर्पस पे अगर सरकार एक टैक्स लगा देती है, ठीक है, और उसमें सरकार का अकेले का हिस्सा होगा, वो स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करेगी। किसी भी स्पेशल पर्पस, एजुकेशन के ऊपर अगर लगा दिया तो वो किसी ओनली एजुकेशन पर्पस पे ही लगेगा। फिर हेल्थ केयर पे लगा दिया तो ओनली हेल्थ केयर के पर्पस पे लगेगा। फिर तो किसी भी स्पेशल पर्पस में अगर टैक्स लगा देती है गवर्नमेंट तो उसे सेस कहा जाता है। हेल्थ सेस होता है, एजुकेशन सेस होता है, और ये जो सेस होता है इसमें जो शेयर होता है ये ओनली यूनियन गवर्नमेंट का होता है, यानी केंद्र सरकार का होता है। स्टेट्स के साथ इसके हिस्से को नहीं बांटा जाता। क्लियर? ओके। तो बजट के हमारे सेशन को हमने कवर किया, बजट में सारी चीजें हमने कवर की। ठीक है, अब फटाफट से आप बजट के टॉपिक्स को, मैं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, रिवाइज कर लीजिए। फिर हम अपने इकोनॉमिक्स के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में एंट्री लेने वाले हैं, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, तो मनी एंड बैंकिंग को हम डिस्कस करेंगे। मनी एंड बैंकिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप मान लीजिए ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। तो मनी एंड बैंकिंग क्या है, ये कैसे अपना काम करती है, ये सब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, तब तक आप सब फटाफट से अटेंडेंस लगा दीजिए। ठीक है, कुछ कमोडिटीज के एग्जाम्पल पूछ रहे हैं जहां पर सेस इम्पोज किया जाता है। ठीक है, देखिए ये खासकर सर्विसेज पे लगने वाला सेस होता है। ठीक है, गुड्स पे भी लगता है, सर्विसेज पे भी लगता है, एजुकेशन पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हायर एजुकेशन के लिए कोई कोर्स या कुछ भी आप अफोर्ड करते हैं तो उस पर एजुकेशनल सेस इम्पोज कर दिया जाता है। ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर में अगर आप कुछ ओपन करते हैं तो उसके ऊपर हेल्थ केयर का सेस इम्पोज कर दिया जाता है। तो ये जो सेस लगाया जाता है ये पर्टिकुलरली गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है, विशेष पर्पस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, फटाफट से 2 मिनट का टाइम मैं आप सबको दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं दूसरा टॉपिक। किसी का और कोई डाउट हो तो फटाफट से पूछ लीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। सुमित कुमार जी, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका डाउट क्लियर नहीं है तो आप एक बार फिर से थम्स अप शेयर कर दीजिए, सो दैट मैं एक बार दोबारा उस चीज़ को समझा दूं। सेस क्लियर है आपका? चलो मैं आपको फिर भी एग्जाम्पल के लिए एक आध बता ही देता हूँ, लाइक टोबैको, अल्कोहल, फ्यूल,
ऐसी कोई भी कमोडिटी जिसकी सरकार प्रोडक्शन को घटाना चाहती है, ठीक है, तो उस पे सेस लगा दिया जाता है। टोबैको वगैरह पे आप यूजुअली देखते हैं हर साल के बजट में सरकार सेस लगा देती है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी प्रोडक्शन को घटाना चाहती है। पर्पस क्या है? प्रोडक्शन घटाना। पर्पस क्या है? वेलफेयर बढ़ाना। तो इसीलिए सरकार उस पर सेस लगा देती है, ठीक है। क्लियर सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। आप अपने डाउट्स पूछते रहिए, ठीक है। ऑल राइट, और भी जितने प्रेजेंट हैं प्लीज कीप आस्किंग योर डाउट्स, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक जिसे अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, दो टॉपिक्स को जोड़ करके ये एक बनता है मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। दोनों अलग अलग टर्म्स हैं लेकिन है काम की और जुड़ी हुई है, इसीलिए हम इसको साथ ही पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज मनी? व्हाट इज मनी? बताइए, पैसा क्या है? पैसा, मनी क्या है? मनी, व्हाट इज मनी? इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है बच्चे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, विनिमय का माध्यम। एक्सचेंज अर्थात मीनिंग विनिमय। दो लोग आपस में जब लेन देन करते हैं, कोई भी चीज की फेर बदल, खरीद या बिक्री, तो इसे कहा जाता है विनिमय। तो आज के समय जो विनिमय के माध्यम के रूप में एक्सेप्टेड है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्टेड है, दैट इज मनी, ठीक है। मनी के टाइप्स हम देखेंगे, और अभी इंडिया के अंदर जो करेंसी है इसको इशू करने वाली इंस्टीट्यूशन है आरबीआई, जो कि क्या है? एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडियन बैंकिंग को कंट्रोल करने वाला एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। तो बैंकिंग क्या है? बैंकिंग एक इंस्टीट्यूशन है। क्या करती है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो वर्तमान गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? संजय मल्होत्रा जी, जिनको आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, संजय मल्होत्रा जी, ठीक है। ये वर्तमान आरबीआई गवर्नर है, ठीक है। कहाँ के गवर्नर है? आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज बैंकिंग? बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। व्हाट इज बैंकिंग? बैंकिंग क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। अगर पता होना चाहिए सबको, ये इंस्टीट्यूशन क्या करता है? बैंकिंग एक इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है किसको? डिमांड डिपॉजिट्स को, और क्रिएट करता है किसे? क्रिएट्स क्रेडिट। क्रिएट्स क्रेडिट। दो काम करती है बैंकिंग, पहला डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने का, और दूसरा क्रेडिट को क्रिएट करने का। यानी बैंकिंग एक इंस्टीट्यूशन है जो डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है और क्रेडिट को क्रिएट करती है। आई बात समझ में? इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है उनमें सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन कौन सा है इंडिया के अंदर? बैंकिंग स्ट्रक्चर में दो तरीके के बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक, दूसरा होता है कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक जो होता है मेरे बच्चे, वो कौन सा होता है सेंट्रल बैंक? फटाफट से बता दो। सेंट्रल बैंक इज आरबीआई। सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। ये क्या करती है? रेगुलेट्स कमर्शियल बैंक्स। ये क्या करती है? रेगुलेट करती है कमर्शियल बैंक्स को। आरबीआई है क्या? सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है बैंकिंग का। और कमर्शियल बैंक्स क्या करती है? कमर्शियल बैंक्स दो काम करती है। पहला, क्या काम करती है? चलो फंक्शन समझ लेते हैं। दो फंक्शन है कमर्शियल बैंक के। पहला, एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट, और दूसरा फंक्शन क्या है बच्चों?
पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट, दूसरा क्या है, क्रिएटिंग क्रेडिट। ये आपका पैसा लेती है, अपने पास रखती है और लोगों को लोन दे देती है। लोन देना मतलब क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है। मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज के समय मनी को कौन रेगुलेट कर रही है, आरबीआई रेगुलेट कर रही है, इंडिया के अंदर रेगुलेट कर रही है। कैसे कर रही है, विद द हेल्प ऑफ कमर्शियल बैंक कर रही है। मनी को डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में आपसे लेती है, क्रेडिट की फॉर्म में आगे भेज देती है। आरबीआई के गवर्नर कौन है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी। ठीक है। इससे पहले वाले शक्तिकांत दास, उनसे पहले उर्जित पटेल, उनसे पहले रघुराम राजन। अगर पूछ लेता है तो आप सबको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, आ जाइए अब आगे फटाफट टॉपिक में बढ़े। चलिए जी, सबसे पहले मनी के क्या फंक्शंस है इसके। मनी की डेफिनेशन तो हमने समझ ली थी। ठीक है, फंक्शन समझते हैं। देखिए, मनी के जब आप फंक्शंस की बात करते हैं ना, तो मनी के दो फंक्शंस हैं। देखिए, मनी के जो फंक्शंस है बच्चे, वो दो फंक्शंस हैं। ठीक है, यहां पे समझाता हूं। दो फंक्शंस है, पहला प्राइमरी और फिर सेकेंडरी। दो फंक्शंस होते हैं मनी के, हमें दोनों फंक्शन सेपरेट सेपरेट पढ़ने हैं। तो मनी का पहला फंक्शन क्या है, देखो डेफिनेशन में तो हमने पढ़ा ही था कि जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू करवाता है, स्टोर ऑफ वैल्यू करवाता है, डेफर्ड पेमेंट करवाता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जैसी प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। ये सारे काम है मनी के। ठीक है, लेकिन मनी की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि पहले हुआ करता था बार्टर सिस्टम। पहले क्या हुआ करता था, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय। एक चीज के बदले दूसरी चीज एक्सचेंज की जाती थी। ठीक है, इसे बार्टर सिस्टम कहते थे। सपोज गेहूं लेके मार्केट गए और चावल लेकर मार्केट से आए। आपको चावल की जरूरत है, लेकिन आपके पास क्या था, गेहूं था। तो आप गेहूं लेके मार्केट जाते थे, गेहूं वहां देते थे, बदले में चावल लेके आ जाते थे। लेकिन क्या ये इतना आसान था जितना हमने बोला और आपने मान लिया? नहीं, बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी। और वो प्रॉब्लम्स क्या थी बच्चे? सबसे पहली प्रॉब्लम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अर्थात ऐसा आदमी मार्केट में ढूंढना जिसके पास आपकी जरूरत का सामान हो और जिसे आपके सामान की जरूरत हो। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या लेके गए थे, गेहूं। आपको क्या चाहिए, चावल। अब आपको मार्केट में ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको गेहूं की जरूरत हो और जिसके पास चावल हो, तभी तो होगा डील। अब सपोज उसे गेहूं की जरूरत है लेकिन उसके पास चावल नहीं, दाल है, तो क्या आप डील करोगे, क्योंकि आपको तो चावल की जरूरत है? नहीं होगी डील। तो ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसको आपके सामान की जरूरत हो और जो आपके वाले सामान को एक्सेप्ट कर ले। और इसी प्रॉब्लम का नाम था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये थी। दूसरा, हमने क्या देखा, मेजर ऑफ वैल्यू। कितने गेहूं के बदले कितने चावल, दोनों की वैल्यू अलग अलग है भाई। कितने गेहूं के बदले कितने चावल होने चाहिए, कैसे मेजर करें, एक आइडियल स्टैंडर्ड कैसे सेट करें? बार्टर सिस्टम में कुछ था ही नहीं। फिर तीसरी प्रॉब्लम, इस आज जो हमारे पास वैल्यू है यानी क्या है, वो गेहूं है, इसे स्टोर कैसे करें, क्योंकि तो पेरिशेबल आइटम है ही नहीं। यानी पेरिशेबल, ये जो टिकाऊ हो, जो लंबे समय तक बचा के रखी जा सके, ये तो ऐसी आइटम है ही नहीं। आज पैसा है, पैसे को तो आप तिजोरी में रख दो, सालों साल तक पड़ा रहता है। लेकिन पहले के जमाने में जो सामान होता था वो नॉन पेरिशेबल भी होता था, तो उसे आप कैसे रखते? तो वैल्यू को स्टोर करना तीसरी प्रॉब्लम थी। चौथा, डेफर्ड पेमेंट, यानी भविष्य के भुगतान थे ही नहीं। आज आप कोई सामान खरीदते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप उधार कर लेते हैं। लेकिन तब मार्केट में जो भी व्यक्ति आया है वो सामान को तत्काल खरीदने और बेचने आया है, तो वो आपसे उधार डील नहीं करेगा। आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ होना ही चाहिए एक्सचेंज के लिए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी।
आई बात समझ में? इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया केवल एक चीज ने, और वो है मनी। और इसीलिए ये वाइडली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाता है। तो मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। बार्टर सिस्टम की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, ठीक है। इसके कितने फंक्शंस हैं? दो, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शंस में किन किन को लिया जाता है? जो सबसे पहला काम मनी करती है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का करती है और मेजर ऑफ वैल्यू का करती है, इसलिए इन्हें प्राइमरी फंक्शन माना गया है। इसके अलावा जो भी ये काम करती है वो सेकेंडरी फंक्शन है, जैसे स्टोर ऑफ वैल्यू का काम, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट भविष्य के भुगतान का काम, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू जैसे आप पेटीएम पे इधर उधर पैसे भेजते हैं या बैंक अकाउंट में अपनी वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं, इधर उधर लोगों को देते हैं, ये सारे काम सेकेंडरी हैं। प्राइमरी दो ही है, एक्सचेंज करवाना और एक हर चीज की वैल्यू सेट करके देना, ये मनी का काम है, ठीक है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश सो यू कैन आस्क मी इन हिंदी ऑल्सो। मैं दोनों भाषाओं में आपको समझाने में सक्षम हूँ, आप बेहतर तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो एक बार फटाफट से ज़रा रिएक्ट कर दीजिए ना, थोड़ा मज़ा आ जाता है, फिर एनर्जी डबल बूस्टअप हो जाती है, ठीक है। नाउ मनी को अगर हम डिवाइड करें तो मल्टीपल वेज या मल्टीपल टाइप्स ऑफ मनी होती है, जैसे नैरो मनी। नैरो मनी कौन कौन सी होती है जी? कैश जो पब्लिक के पास है, डिमांड डिपॉजिट जो बैंक्स के पास है, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, इन्हें बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। फिर आता है दूसरा फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिट में काम किया जाता है, जैसे पोस्ट ऑफिस में सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं लोगों के, पोस्ट ऑफिस में लोग अपने खाते खोल के बैठे होते हैं, उन्हें M2 में काउंट किया जाता है। फिर आती है ब्रॉड मनी, जैसे टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट भी कहा जाता है, ठीक है। ब्रॉड मनी M3 का कॉन्सेप्ट है। फिर क्या होता है M4? M4 क्या होता है बच्चे? M4 होता है टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, जितने भी पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट है प्लस M3 तक जितना था, यानी ब्रॉड मनी की जितनी भी चीजें थी इन सबको जोड़ दो तो M4 बनता है, यानी टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आ जाइए फिर मनी के दूसरे टाइप की तरफ बढ़े तो हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी क्या होती है जी? रिजर्व मनी कहा जाता है इसे, जो करेंसी सर्कुलेशन में है, ठीक है, जो बैंक्स के पास डिपॉजिट्स की फॉर्म में है, डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में है या फिर अदर डिपॉजिट्स की फॉर्म में है, ये हाई पावर्ड मनी है, ठीक है। आरबीआई के पास हो चाहे कमर्शियल बैंक्स के पास हो, जितना भी पैसा पड़ा है अगर करेंसी फ्लो में है तो जितनी भी करेंसी फ्लो में है ये सभी क्या हो जाते हैं बेटा जी? ये सभी हो जाते हैं आपके क्या? हाई पावर्ड मनी। फिर आती है मनी की दूसरी, मनी का लीगल अगर टेंडर देखें तो मनी को लीगलाइज यानी उनकी लीगल वैलिडिटी के आधार पर दो तरीके की होती है। पहला फियाट मनी। फियाट मनी कौन सी होती है? ठीक है, लीगल फियाट मनी वो होती है, ठीक है, जो सरकार की तरफ से लीगली एक्सेप्टेड है, जिसको यूज करने की परमिशन सरकार ने ही दे रखी है, ठीक है। लीगल टेंडर मनी इसे कहा जाता है, ठीक है। करेंसी नोट्स 100 50 देखो आपके सामने दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये मनी कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता क्योंकि आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से यही मनी चलन में है, ठीक है, यही मनी यूज में है। तो अगर यही मनी यूज में है तो भाई साहब इन्हें क्या कहा जाएगा? लीगल टेंडर मनी, ठीक है। मनी दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर सेटलमेंट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, चाहे बैंक नोट हो चाहे कॉइन हो, ठीक है। फ्यूडिशरी भी होती है एक मनी, कई लोग कंफ्यूज होंगे, फ्यूडिशरी भी एक टाइप होता है, उसमें क्या होता है वो म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पर। फ्यूडिशरी मनी क्या होती है? फियाट के अपोजिट होती है ये, ठीक है। ये किस बेसिस पर चलती है? म्यूचुअल ट्रस्ट के आधार पर, ठीक है। म्यूचुअल ट्रस्ट के आधार पर चलती है। कैसे चलती है म्यूचुअल ट्रस्ट के आधार पर? चेक,
सरकार तो नहीं कहती ना चेक में ही लेन देन करो, लेकिन सरकार कहती है चाहो तो डिजिटली या फिर करेंसी में लेन देन कर सकते हो। लेकिन चेक आप जो लेते हो किस बेस पे लेते हो, अपने ट्रस्ट के बेसिस पे तो लेते हो। तो चेक भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन वो फिड्यूशरी का टाइप माना जाएगा, ना कि फियाट में। ठीक है। डीमोनेटाइजेशन किसे कहा जाता है बताइए। डीमोनेटाइजेशन किसी भी मनी के लीगल टेंडर को खत्म कर देना, उसे इकोनॉमी से कट कर देना। ठीक है। किसी भी मनी के लीगल टेंडर को खत्म करना या उस करेंसी के यूनिट को स्ट्रिप कर देना, उसके लीगल टेंडर को खत्म कर देना, इसको कहा जाता है डीमोनेटाइजेशन। 500 1000 के नोट हुए थे ना बंद, तो ये डीमोनेटाइजेशन ही था, फ्लो से ही बाहर कर दिए हमने। ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन क्या है? एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर, यानी किसी भी करेंसी के लीगल टेंडर को खत्म कर देना, स्ट्रिप आउट कर देना। ठीक है, इसको कहा जाता है डीमोनेटाइजेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। इन्फ्लेशन हमने डिस्कस किया ही था, व्हाट इज इन्फ्लेशन? जब भी प्राइस लेवल बढ़ता है दैट इज इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन किसे कहा जाता है? जब कीमतें तेजी से नीचे की ओर गिर जाए, कीमतें घट जाएं। ड्रॉप इन प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल, ये क्या है? डिफ्लेशन है। फिर डिसइंफ्लेशन किसे कहते हैं जी? रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है। प्राइसेस आर स्टिल राइजिंग बट स्लोली स्लोली। पहले कीमतें बढ़ रही थी 10 की स्पीड से, अब भी बढ़ रही हैं, लेकिन अब 6 5 4, बढ़ तो दोनों ही केसेस में रही है, इन्फ्लेशन में भी और डिसइंफ्लेशन में भी, दोनों में ही कीमतें बढ़ती है। ठीक है। डिफ्लेशन में तो कीमतें घट जाती है, डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन में कंफ्यूज मत होइएगा। डिफ्लेशन में कीमतें घटती घटती हैं, नेगेटिव हो जाता है सब कुछ। ठीक है, ये भी बेकार चीज है। डिसइंफ्लेशन में क्या होता है? कीमतें बढ़ तो रही हैं, लेकिन बढ़ने की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो चुकी है, तो ये डिसइंफ्लेशन है। इन्फ्लेशन में रॉकेट की तरह कीमतें भागती हैं। ठीक है। स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं? हाई इन्फ्लेशन कंबाइंड विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टेगनेंट डिमांड। ये दो चीजें जुड़ के आ जाएगी। इन्फ्लेशन तो है ही पहले से, फिर बेरोजगारी भी बढ़ गई, डिमांड भी बढ़ रही है, डिमांड एक जगह पे आके थम गई है। तो स्टेगनेंट डिमांड है, बेरोजगारी तेजी से बढ़ी जा रही है, महंगाई तेजी से बढ़ी जा रही है, इसे कहते हैं स्टेगफ्लेशन। ठीक है। हाई इन्फ्लेशन विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टेगनेंट डिमांड, थमी हुई मांग के साथ। फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है जब आप किसी भी चीज की बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट करते हैं तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर अगर आप डिक्लेयर कर दिया जाए जी लॉकडाउन लगने वाला है, फिर से अपने घरों में अनाज स्टोर कर लो, तो लोग रातों रात अनाज खरीदना शुरू कर देंगे, गेहूं चावल आटा मसाले ये वो। और इससे क्या होगा? इन चीजों की डिमांड इकोनॉमी के अंदर तेजी से बढ़ जाएगी, और अगर तेजी से डिमांड बढ़ जाएगी तो इनकी कीमतें भी तेजी से बढ़ जाएगी। इसी को नाम दिया जाएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? देखो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है? मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स ड्यू टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, यानी इकोनॉमी के अंदर डिमांड तेजी से बढ़ रही है। किसी कोई डाउट है पूछ सकता है। ठीक है। तेजी से डिमांड अगर बढ़ेगी तो उसके प्राइसेस भी बढ़ेंगे। दिस इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है? चलिए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? जब किसी भी चीज की कॉस्ट बढ़ती है, किसी भी आइटम की कॉस्ट बढ़ती है, उसकी वजह से उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेजेस आ जाए, सॉरी वॉर हो जाए, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, तो सब्जियों की कीमतें बढ़ेंगी। सब्जियां इसलिए महंगी नहीं हुई कि उनकी डिमांड बढ़ रही है, नहीं, सब्जियां इसलिए महंगी हुई कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ गया है। समझ रहे हैं? तो डीजल की कीमतों के इसके चक्कर में सब्जियां महंगी होती है, सुनते हैं ना हमेशा। कैसे? ऐसे, डीजल महंगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो कहाँ निकलेगा उसका सारा का सारा असर? सब्जियों की कीमतों पे। तो इसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? ठीक है। जितनी भी वॉलेटाइल प्राइसेस हैं, ठीक है, ये टोटल इन्फ्लेशन को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? टोटल इन्फ्लेशन को मेजर करता है, इंक्लूडिंग
वॉलेटाइल प्राइसेस लाइक फूड एंड फ्यूल। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी होती हैं फूड एंड फ्यूल इकोनॉमी के लिए? इन दोनों की कीमतों को भी अगर शामिल कर लोगे इन्फ्लेशन के मेजरमेंट में तो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन मानी जाती है, ठीक है। फिर कोर इन्फ्लेशन में, हेडलाइन इन्फ्लेशन में से किसे माइनस करना है? फूड एंड फ्यूल प्राइसेस को। हेडलाइन में क्या था? फूड एंड फ्यूल प्राइसेस को भी शामिल किया जाता है। कोर में क्या होता है? फूड एंड फ्यूल को हटा दो, अदर कमोडिटीज में जाओ। फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स किसे कहते हैं? जब भी इन्फ्लेशन को मेजर किया जाएगा उन पर्टिकुलर कमोडिटीज की होलसेल कीमतों से कंपेयर करके, ठीक है। जब भी इन्फ्लेशन को मेजर किया जाएगा उन कमोडिटीज की होलसेल कीमतों को मेजर करके या उनसे कंपेयर करके, होलसेल प्राइसेस से मेजर करके अगर आप इन्फ्लेशन काउंट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसे होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। अगर रिटेल के प्राइस हैं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर करता है किसको? इन्फ्लेशन को। कहाँ? होलसेल के लेवल पर, यानी मैन्युफैक्चरिंग की स्टेज पे। होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन प्रिंट करता है, कौन छापता है, कौन पब्लिश करता है? तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पब्लिश करती है। ये क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है एग्जाम्स के अंदर। इसे कौन पब्लिश करता है? तो इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसे पब्लिश करती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? ये भी इन्फ्लेशन को ही मेजर कर रहा है, लेकिन कहां पर? रिटेल के लेवल पर, क्योंकि कंज्यूमर होलसेल से डील नहीं करता, रिटेल से डील करता है, ठीक है। तो कंज्यूमर के लेवल पर इस प्राइसेस को मेजर किया जाता है। इसको पब्लिश करने वाला एनएसओ है। दोनों को अलग अलग याद रखिएगा। होलसेल वाले को कौन पब्लिश कर रहा है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। कंज्यूमर को कौन पब्लिश कर रहा है? एनएसओ, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर ये आता है। ये रिटेल इन्फ्लेशन मेजर करता है। जीडीपी डिफ्लेटर, ये जो सामने आपका फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर का ही फॉर्मूला है, ठीक है। नॉमिनल रियल जीडीपी से इसे निकाला जाता है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों पे फॉर्मूला क्या कहता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। क्लियर? मनी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है, ठीक है। आए बैंकिंग की तरफ बढ़े तेजी से, ठीक है। फटाफट से बैंकिंग की तरफ आते हैं। व्हाट इज बैंकिंग? बताइए जी, हमने पढ़ा था ना बैंक क्या है, बैंकिंग क्या है। बैंक क्या है? बैंकिंग, बैंकिंग इज इंस्टीट्यूशन। बैंक क्या है? बैंक इज इंस्टीट्यूशन। क्या करता है? दो काम, डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट और क्रेडिट क्रिएशन। बैंक कितने टाइप की थी? दो, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, ये दो बैंक ही सबसे प्राइमरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, ऐसे नहीं कि यही है। पेमेंट बैंक, स्मॉल बैंक, देन कोऑपरेटिव बैंक, लेकिन मेन कौन है? सबसे मेन है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक कौन? आरबीआई। सेंट्रल बैंक कौन? आरबीआई। सबसे बड़ी बैंक है इंडिया की, सभी बैंक्स को यही रेगुलेट करती है। तो एपेक्स बैंक कहा जाता है, सर्वोच्च संस्था। क्या करती है? मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करने का काम, ठीक है। ये सरकार की भी बैंक मानी जाती है। हमारी बैंक कौन सी है? जिसमें भी हमारा खाता है वो हमारी बैंक है, ठीक है बच्चे। जिसमें भी हमारा अकाउंट है हमारी बैंक है, जिसमें आपका अकाउंट होगा वो आपकी बैंक होगी। ऐसे जिसमें सरकार का अकाउंट होगा वो सरकार की बैंक होगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट्स बैंक यानी सरकार की बैंक कौन है? आरबीआई है, ठीक। फिर कमर्शियल बैंक किसे कहा जाता है? आपके और मेरे खाते, हम जैसे लोगों के खाते जहां खुले होते हैं वो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स कौन से हैं? जहां आपके और हमारे खाते खुले हुए हैं वो कमर्शियल बैंक्स हैं। क्लियर? इनका काम क्या है? प्रॉफिट कमाने आए हैं या आपके हमारे पैसों से? तुमने इन्हें पैसा दिया, इन्होंने आगे दे दिया इंटरेस्ट पे। जो इंटरेस्ट कमाया उसमें जो थोड़ा सा तुम्हें देंगे और बच्चा वो खुद रख लेंगे। तो इस तरीके का प्रॉफिट कमाने के लिए ये लोग आते हैं, और इसीलिए कमर्शियल इनका पर्पस होता है, और इसीलिए इन्हें नाम दिया गया है कमर्शियल बैंक। इनके दो काम है, डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, मनी को लेंड करना। एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक, अगड़म बगड़म 10 चीजें जितने बैंक हैं सारे कमर्शियल हैं। सेंट्रल केवल एक है, आरबीआई।
ओनली आरबीआई, ठीक है, डैडी ऑफ द बैंक्स कह सकते हैं हम इन्हें, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक किसे कहते हैं बच्चे? चलो बता दो, फटाफट बता दो, कुछ तो बता दो यार। कोऑपरेटिव बैंक किसे कहते हैं? सुना तो होगा ही सबने, ठीक है। कोऑपरेटिव किसे कहते हैं बैंक? बता दो जरा, जल्दी से बता दो। एक बार फटाफट हो जाए। कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक होती है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है। ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये बैंकिंग फैसिलिटी कहाँ प्रोवाइड कर रही है? रूरल एरियाज में, छोटे से लेवल पे काम करती है ये। रूरल एरियाज में एग्रीकल्चरल नीड्स को ये सपोर्ट करती है, उनकी जरूरतों को पूरा करती है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है कोऑपरेटिव। क्या नाम दिया गया है? कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। कोऑपरेट करने का काम करती है उनके साथ ही है। और ये रजिस्टर्ड किसके अंडर है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। फाइनेंस करती है ज्यादातर रूरल एक्टिविटीज को, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को, रूरल एरियाज में ये काम कर रही है और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है। फिर आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ये बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अनरिजर्व्ड सेक्शन को, ठीक है, छोटे छोटे बिजनेसेस को, ठीक है, ठीक है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या करती है? बैंकिंग फैसिलिटी देती है अनसर्व्ड सेक्शंस को। अनसर्व्ड यानी जिनको बैंकिंग फैसिलिटी नहीं मिल रही, ठीक है। पेमेंट फैसिलिटी देना, सेविंग डिपॉजिट की फैसिलिटी देना, ठीक है, लोन करना छोटे छोटे बिजनेस को, छोटे छोटे बहुत माइक्रो स्केल इंडस्ट्री जो भी होती है उनको सरकार के अलावा भी ये लोग फाइनेंस कर देते हैं। फिर आते हैं पेमेंट बैंक, ये डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। कितने तक के डिमांड डिपॉजिट्स को? ये क्वेश्चन आ सकता है देखो एग्जाम में। 2 लाख तक के डिमांड डिपॉजिट को ही एक्सेप्ट कर सकती है पेमेंट बैंक। कितने लाख तक के? 2 लाख तक के। लेकिन सबसे बड़ा फीचर पेमेंट बैंक का, ठीक है, कैन नॉट लैंड, कैन नॉट लैंड यानी ये उधार नहीं दे सकती। ये डेबिट कार्ड इशू कर सकती है आपने जो पैसा जमा करा है उसे विड्रॉ करने के लिए, ठीक है, लेकिन ये उधार नहीं दे सकती। ठीक, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, खाता खोलो, अपना पैसा जमा कराओ, उनका डेबिट कार्ड ले लो, विड्रॉ कर लो, लेकिन आप उनसे कहोगे हमें लोन दे दो तो वो नहीं करेंगे। तो ये लैंडिंग नहीं करते हैं, ये आपके डिमांड डिपॉजिट्स को अपने पास बचा के रखते हैं। आपको एक डेबिट कार्ड दे दिया जाता है, जब आपको उसकी जरूरत है आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। बैंकिंग स्ट्रक्चर एंड टाइप्स की बात करें तो नैरो बैंकिंग किसे कहा जाता है बच्चों? Banks invest most of their funds in risk-free government securities instead of lending to risky sector. नैरो बैंकिंग किसे कहा जाता है? नैरो बैंकिंग बैंकिंग का वो टाइप है जिसमें सरकार ज्यादा रिस्क नहीं लेती, सॉरी जिसमें बैंक ज्यादा रिस्क नहीं लेती, ठीक है। कैसे? केवल वही इन्वेस्ट करेगी जो रिस्क फ्री सेक्टर होगा, एलआईसी में, पीएफ में इन्वेस्ट कर दो, ये नॉन रिस्की सेक्टर है, ठीक है। ये रिस्की सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करते, इसीलिए नैरो बैंकिंग है, इनके पास स्कोप बहुत कम होता है, इसीलिए नैरो बैंकिंग। फिर आती है यूनिवर्सल बैंकिंग, जैसे कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, एक ही छत के नीचे सारी फाइनेंशियल सर्विसेज देती है सबको, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, जो मर्जी आप बैंक के अंडर कर लीजिए। सपोज आईसीआई है, एसबीआई है, कोटक महिंद्रा है, यस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सब कमर्शियल है। इसी बैंक के अंडर आप क्या कर सकते हैं? लोन भी ले सकते हैं, इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट भी दे सकते हैं, विड्रॉल भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस भी कर सकते हैं, सब कुछ आप एक ही छत के अंडर कर सकते हैं, इसीलिए से यूनिवर्सल बैंकिंग कहा गया है। ये होती कौन है? ये होती है कमर्शियल बैंक, सभी फाइनेंशियल सर्विसेज दे देती हैं अंडर वन रूफ। क्लियर? फिर होलसेल बैंकिंग किसे कहा जाता है? ठीक है, केवल कॉरपोरेट कस्टमर्स को ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, नॉट रिटेल इंडिविजुअल्स को, हम जैसे आप जैसे को नहीं।
कॉरपोरेट्स को ही ये बैंकिंग फैसिलिटी मिलेगी, इसीलिए इसे होलसेल बैंकिंग कहते हैं। जैसे होलसेलर आपने देखा है, वो आपको हमें सामान नहीं बेचेगा, वो दुकानदारों को सामान बेचेगा, ठीक है। तो कॉरपोरेट कस्टमर्स को नहीं बेचता, सॉरी, कॉरपोरेट कस्टमर्स को बेचता है, ना कि रिटेल्स को। आप हम रिटेल कस्टमर्स हैं। तो ऐसे ही कॉरपोरेट कस्टमर्स को जो सर्विस प्रोवाइड करे वो बैंक है होलसेल बैंकिंग, और आप हम जैसों के लिए बनी है कमर्शियल बैंकिंग, ठीक है। सरकार इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे काम करती है, ठीक है। इकोनॉमी के अंदर सरकार बहुत सारे काम करती है, जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम। अगर गवर्नमेंट कर रही है तो वो बजट की मदद से करेगी, तो उसे बजटरी पॉलिसी कहा जाता है। लेकिन अगर यही काम, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का ही काम अगर आरबीआई करे, तो आरबीआई कैसे करेगी? आरबीआई के भी कुछ टूल्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी उनमें से एक है। मॉनेटरी पॉलिसी में सरकार अपने सभी टूल्स को यूज करती है। टूल्स दो टाइप के होंगे, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मात्रात्मक, गुणात्मक। इन्हीं टूल्स की मदद से आरबीआई क्या करती है, इकोनॉमी के अंदर बैलेंस बनाने की कोशिश, इन्फ्लेशन को टारगेट करती है, बैलेंस करती है, ठीक है। और इन टूल्स की मदद से जो पॉलिसी बनाई जाती है उसे एक नाम दिया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाती है? आरबीआई बनाती है। क्या बनाई जाती है? इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और स्टेबलाइज करने के लिए करेंसी को। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है, आरबीआई के द्वारा ये कमेटी बनाई जाती है। ये कमेटी क्या करती है? इंटरेस्ट रेट सेट करती है। किन किन चीज़ों का? रेपो रेट का, रिवर्स रेपो रेट का, एसएलआर, सीआरआर, बैंक रेट, सब कुछ यही कमेटी तय करेगी। इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के होंगे और 3 बाहर से होंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर टोटल कितने मेंबर हैं? टोटल 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। 3 आरबीआई के, 3 बाहर से। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती क्या है? ये कमेटी आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? पब्लिक इंटरेस्ट में बनाई जाती है, पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए बनाई जाती है। ये लोग इंटरेस्ट फिक्स करते हैं, रेपो रेट का, बैंक रेट का, बाकी जितने भी इंटरेस्ट तय करते हैं। क्वांटिटी फिक्स की जाती है इन रेट्स की, वो कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। रेपो रेट क्या है बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेपो रेट क्या है? ये रेपो रेट क्या है? जिस रेट पर आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये वो रेट है जिसमें आरबीआई किसे पैसा दे रही है? इस रेट पर आरबीआई किसे पैसा देती है? कमर्शियल बैंक्स को। जैसे मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं किसके पास भगूंगा लोन लेने? अपने बैंक के पास जाऊंगा ना। और अगर बैंक को जरूरत पड़ी तो वो कहाँ जाएगी? वो भगेगी अपनी बैंक के पास, यानी आरबीआई के पास। अब आरबीआई कह रही है ठीक है जी, हम तो लोन देंगे, लेकिन हम लोन देंगे सिक्योरिटीज के बदले और कुछ इंटरेस्ट पर। तो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को क्या बोला? सपोज बैंक ऑफ बड़ौदा भगते 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 आरबीआई गई और आरबीआई से कहती है हमें लोन चाहिए, लोन चाहिए, लोन चाहिए। तो अब ऐसे में क्या होगा? तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई कहेगी ठीक है ले लो लोन, लेकिन हमें चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कुछ परसेंट इंटरेस्ट। और सपोज आरबीआई ने कहा हमें चाहिए 5% इंटरेस्ट। कितने परसेंट? 5% इंटरेस्ट। तो ये 5% इंटरेस्ट क्यों लिया? लोन के बदले। किसने लिया? आरबीआई ने। किससे लिया? कमर्शियल बैंक से। और क्या दिया साथ में? सिक्योरिटीज लिए। तो इस इंटरेस्ट रेट को नाम दिया जाएगा रेपो रेट। क्या नाम दिया जाएगा? रेपो रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय आरबीआई फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग और लेंडिंग मनी ऑल्सो अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। फिर रिवर्स रेपो रेट क्या है? रेपो रेट का उल्टा कर दीजिए। मैं बैंक के पास गया लोन लेने के लिए, उसने मेरे से इंटरेस्ट वसूला, तो वो रेपो रेट था। अब मैंने क्या करा? अपना पैसा बैंक में जमा करा दिया। मेरे पास बहुत पैसा आया कहीं से, मैंने क्या करा? जमा करा दिया बैंक में। अब वो बैंक में पड़ा हुआ है मेरे खाते में, तो बैंक मुझे हर साल क्या पे करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। तो अब बैंक मुझे इंटरेस्ट दे रही है। जब मैंने लोन लिया था तो मैं बैंक को इंटरेस्ट देता था, आई वॉज पेइंग इंटरेस्ट टू द बैंक, बट नाउ द बैंक इज पेइंग इंटरेस्ट टू मी।
Same happens in case of banks also. Earlier what happened? The bank rushed to RBI to seek loan, to get some money. बैंक किसके पास गई थी? आरबीआई के पास। पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। आरबीआई ने कहा ठीक है दे देंगे, सिक्योरिटी जमा करा और इतना इंटरेस्ट भर दो। बैंक मान गई। लेकिन अब सिचुएशन उल्टी है। अब बैंक कह रही है आरबीआई से, लो जी हमारे पास पैसे हैं, आप अपने पास रख लो। तो बैंक अपना पैसा कहाँ जमा करा रही है? आरबीआई के पास। आरबीआई कहेगी ठीक है जी लाओ दे दो। तो अब आरबीआई उस पैसे के बदले बैंक को क्या देगी? इंटरेस्ट। यही तो है। कमर्शियल बैंक ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सारा डिपॉजिट, या बैंक ने अपना डिपॉजिट किसके पास जमा करा दिया? आरबीआई के पास। तो अब आरबीआई भी तो बैंक को कुछ देगी ना, तो वो होगा इंटरेस्ट। और उस इंटरेस्ट को नाम दिया जाता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट was paid by bank to RBI. Reverse repo rate is paid by RBI to bank. ठीक है, that is why it is reverse. Clear? चलिए जी, रेट ऑफ आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। ठीक है, एक और रेट है बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? ठीक है, बैंक रेट में क्या होता है? सेम पहले वाला रेपो रेट वाला ही केस है। बैंक दौड़ती हुई गई आरबीआई के पास, कहा जी हमें पैसा चाहिए, तो आरबीआई ने दे दिया। ठीक है, कुछ इंटरेस्ट वसूला, रेपो रेट था, सिक्योरिटी जमा कर ली। लेकिन बैंक रेट में क्या होगा? इंटरेस्ट तो अभी भी वसूलेगी, लेकिन इस बार सिक्योरिटी जमा नहीं करेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा गया उधार मांगने, आरबीआई ने उधार दे भी दिया, इंटरेस्ट रेट चार्ज करा, लेकिन इस बार सिक्योरिटीज नहीं ली, केवल इंटरेस्ट चार्ज करा। तो इस वाले रेट को कहते हैं बैंक रेट। अगर विद सिक्योरिटी तो रेपो रेट। सीआरआर क्या है जी? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। व्हाट इज सीआरआर? इट इज कैश रिजर्व रेशियो। कोई भी बैंक जो होती है, उसके पास जितना भी डिमांड डिपॉजिट होता है, उस डिमांड डिपॉजिट का एक हिस्सा वो क्या करती है? उस डिमांड डिपॉजिट का एक हिस्सा वो क्या करती है? आरबीआई के पास जमा करा देती है। सपोज बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 1000 रुपीज का डिमांड डिपॉजिट आया। अब उस डिमांड डिपॉजिट में से 200 रुपए, ऐसा फिक्स नहीं है, एक परसेंटेज फिक्स कर देती है आरबीआई। तो उस डिमांड डिपॉजिट्स का 100 रुपए या 200 रुपए उसने क्या करा? आरबीआई के पास जमा करा दिया। वो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो। तो सीआरआर कौन जमा कराता है? कमर्शियल बैंक। किसके पास? आरबीआई के पास। किस चीज के बदले? अपने डिमांड डिपॉजिट्स के बदले। तो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स बैंक मस्ट कीप एज कैश विद आरबीआई, नो इंटरेस्ट ऑन। इस सीआरआर पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं भरेगी। दूसरा होता है एसएलआर, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है? सेम, जितना डिपॉजिट है उसका एक हिस्सा कमर्शियल बैंक अपने पास कैश की फॉर्म में रखेगी, अपने पास। सीआरआर में क्या था? उस हिस्से को बैंक के पास जमा करा रही थी। कौन सी बैंक के पास? आरबीआई के पास। एसएलआर में क्या है? उस हिस्से को अपने पास रख ले रही है। तो टोटल अगर मैं बात करूं, सपोज 1000 रुपए थे बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, तो इसने क्या करा? 100 दिया, 100 रुपीज इसने इसमें से किसे दे दिए? आरबीआई को। 100 रख लिए अपने पास। ठीक है, जो आरबीआई को दिए वो था सीआरआर, और जो अपने पास रखे वो था एसएलआर। क्लियर? जो हिस्सा आरबीआई के पास जमा कराया दैट वाज सीआरआर, और जो हिस्सा लिक्विड की फॉर्म में अपने पास रखा दैट वाज एसएलआर। सो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक्स मस्ट कीप इन सेफ एसेट्स विद देमसेल्फ, यानी खुद के पास, गोल्ड की फॉर्म में हो, कैश की फॉर्म में हो, अप्रूव्ड सिक्योरिटी की फॉर्म में हो, इन सबको क्या कहा जाता है? एसएलआर कहा जाता है। ठीक है जी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी किसे कहते हैं?
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पता है क्या होती है? इमरजेंसी विंडो होती है, ठीक है। ये एक तरीके की इमरजेंसी विंडो है। ये विंडो आपके लिए मेरे लिए नहीं है, ये केवल बैंक के पास होगी। कमर्शियल बैंक क्या करेगी? रातों रात कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गई किसी भी रीजन से, एक्स वाई जेड। अब कमर्शियल बैंक पैसा कहां से लाए? कमर्शियल बैंक को रातों रात पैसे की जरूरत पड़ गई, अब कमर्शियल बैंक पैसा कहां से लाए? तो रातों रात वो कमर्शियल बैंक पैसा लाएगी आरबीआई से, रेपो रेट से भी ज्यादा महंगे इंटरेस्ट पे। सिक्योरिटीज भी जमा करानी पड़ सकती हैं, करानी पड़ेंगी ही बल्कि। तो ऐसे पैसे को नाम दिया जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जब भी कमर्शियल बैंक को फंड्स की इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है, कमर्शियल बैंक भगता हुआ जाता है आरबीआई के पास, पैसा लेकर के आता है, हाई इंटरेस्ट पे करता है, सिक्योरिटी जमा कराता है, और इस फैसिलिटी को कहा गया है एमएसएफ। फिर आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट कौन यूज करता है? ये टूल आरबीआई यूज करती है। क्यों करती है? ठीक है, लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। कैसे? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की मदद से। ओपन मार्केट ऑपरेशन सेम, सिक्योरिटीज का सेल एंड परचेज होता है, कौन करती है? आरबीआई करती है ओपन मार्केट में, टू एडजस्ट मनी सप्लाई। जब आरबीआई को दिखता है कमर्शियल बैंक के पास बहुत पैसा है और ये इससे इन्फ्लेशन बढ़ा रही है, तो आरबीआई अपनी सारी सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक को दे देता है, बेच देता है और उनसे पैसे छीन लेता है। मतलब बेच देता है, छीन तो क्या, जब बेचेगा तो पैसा आरबीआई के पास तो आएगा। अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा बचेगा नहीं, लोन वो बांट नहीं पाएगी, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो लिक्विडिटी को रिड्यूस करने के लिए आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज को कमर्शियल बैंक को बेचेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाएगा। अगर लिक्विडिटी बढ़ानी है तो खरीद लेगा, पैसा कहाँ चला जाएगा? कमर्शियल बैंक के पास, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जहां भी आप परसेंटेज की हेर फेर कर रहे हैं, इतना परसेंट बढ़ा दिया, इतना परसेंट घटा दिया, इतना परसेंट, इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव टूल। ठीक है, पूरी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को इम्पैक्ट करती है क्वांटिटेटिव टूल, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सब इसके एग्जाम्पल है। क्वालिटेटिव टूल ये डायरेक्शंस की फॉर्म में काम करती है, ठीक है, और डायरेक्टेड क्रेडिट फ्लो टू स्पेसिफिक सेक्टर्स, जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन एंड क्रेडिट रेशनिंग। ये 3 टाइप की चीजें होती हैं, अगले में हम इसे भी पढ़ते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स में एक बार देख लीजिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट किसे कहा जाता है? ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं उस मनी को जो सिक्योरिटीज में से कट करने के बाद हैंडओवर, ये सिक्योरिटीज में से कट की जाती है बिफोर क्रिएटिंग क्रेडिट। जैसे आपने बैंक में पैसा जमा कराया, सॉरी आप बैंक में पैसा लेने गए, और जब आप पैसा लेने बैंक के पास गए तो बैंक ने क्या करा? आप सिक्योरिटीज मांगी, आपने सिक्योरिटीज वर्थ 1 लाख रुपीज दे दी। आपने कितने की सिक्योरिटी जमा कराई? 1 लाख। लेकिन बैंक आपको 1 लाख का लोन नहीं देगी, बैंक आपको देगी लोन फॉर एग्जाम्पल 80,000। ठीक है, आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड रखा और आपको लोन मिला 80,000 रुपीज। तो ये जो 20,000 रुपए बैंक ने काट लिए अपने पास, उसे कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो 20,000 उसने अपने पास रख लिए कट करके, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। मोरल सुएशन किसे कहते हैं? मोरल सुएशन में आरबीआई इंस्ट्रक्ट करती है, मोरल सुएशन में आरबीआई क्या करती है? इंस्ट्रक्शंस देती है सभी कमर्शियल बैंक्स को, सभी कमर्शियल बैंक्स को, कि वो आपस में एक दूसरे को लैंडिंग नहीं करेंगे, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल लिक्विडिटी, आपस में लैंडिंग नहीं करनी। तो इस चीज के लिए वो क्या करेगी? इंस्ट्रक्शंस देगी, किसको? सभी कमर्शियल बैंक्स को। इस इंस्ट्रक्शन का नाम है मोरल सुएशन। क्रेडिट रेशनिंग क्या होती है?
क्रेडिट रेशनिंग का मतलब होता है क्रेडिट के रेशियो फिक्स कर देना। क्रेडिट के क्या फिक्स कर देना? रेशियो, कोटा डिवाइड करना वी कैन से। लाइक अगर बैंक 100 रुपए का लोन बांट रही है तो हमने क्या कहा, सीधा कह दिया जी 20 रुपीज आप बांटेंगे होम लोन, 30 रुपीज आप बांटेंगे ट्रांसपोर्ट या व्हीकल के लिए लोन, 30 रुपीज आप बांटेंगे पर्सनल लोन और 20 रुपीज आप बांटेंगे अदर तरीके के कोई भी लोन, एजुकेशन वगैरह। तो हमने क्या करा, उस 100 रुपीज के लोन को टुकड़ों में रेशियो फिक्स कर दिया। अब बैंक चाह करके भी उस रेशियो से ज्यादा का लोन क्रिएट नहीं कर सकती, तो इसीलिए इसका नाम है क्रेडिट रेशनिंग। लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का एक बेहतर तरीका, ये क्वालिटेटिव टूल्स के अंडर है। ठीक है। एनपीए किसे कहते हैं, ये हमने नैरो बैंकिंग पहले ही पढ़ लिया था कि रिस्क फ्री सेक्टर में इन्वेस्ट करती है बैंक अगर पैसे को, तो उसे नैरो बैंकिंग कहते हैं। एनपीए किसे कहा जाता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कोई भी लोन अमाउंट अगर उसने उसका प्रिंसिपल, किसी भी लोन अमाउंट का प्रिंसिपल यानी असल और ब्याज 90 दिन से ज्यादा तक आया ही नहीं है, 90 दिन से ज्यादा तक अगर बैंक के पास आया ही नहीं है तो उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। अगर 90 डेज से ज्यादा किसी भी व्यक्ति ने अपना ना ही लोन भरा है और ना ही उसका ब्याज, तो ऐसे लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो कोई भी लोन और एडवांस वेयर द बोरोवर हैज स्टॉप्ड पेइंग इंटरेस्ट और प्रिंसिपल फॉर 90 डेज, 90 दिन तक प्रिंसिपल एंड जो आपका इंटरेस्ट है अगर वो नहीं पे किया गया तो एनपीए है। ग्रॉस एनपीए क्या है? टोटल वैल्यू होता है जितने भी टोटल एनपीए है उन सबका, बैड लोन्स का। नेट एनपीए क्या है? माइनस एनपीएज में से आपको माइनस करता हुआ तो हुआ, एनपीएज में से आपको माइनस करना होता है प्रोविजन जो बैंक्स ने क्रिएट किया है। सपोज बैंक्स ने कुछ एक लिमिट या एक प्रोविजन क्रिएट कर रखा है कि इतने तक का एनपीए है अलाउड, ये कुछ भी चीज है, उससे ऊपर वाले जो हैं वो नेट में आएंगे, उससे नीचे वालों को ग्रॉस में रखा जाएगा। ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग किसे कहते हैं? पीएसएल। ठीक है। कुछ सेक्टर्स में पैसा लगाना ही लगाना पड़ेगा बैंक्स को, सरकार की तरफ से इन सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर डिक्लेयर कर दिया गया है। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग, ये प्रायोरिटी सेक्टर है। सभी एनबीएफसीज को, सभी बैंकिंग सर्विसेज को यहां पर पैसा इन्वेस्ट करना होगा, मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी लैंडिंग होगी इस केस में, कंपलसरी। इसीलिए इसको कहा नाम दिया गया है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, ध्यान दीजिए फटाफट से। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टर्म आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, ठीक है, पता नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आपसे पूछा जा सकता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, तो एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग, ये सभी सेक्टर्स प्रायोरिटी सेक्टर में है। बेस रेट किसे कहते हैं? एमसीएलआर, एमसीएलआर की फुल फॉर्म, ठीक है, या बेस रेट किसे कहा जाता है? मिनिमम रेट, ठीक है, बिलो विच बैंक कैन नॉट लेंड। एक मिनिमम रेट फिक्स कर दिया जाता है, इससे नीचे तो बैंक लोन दे ही नहीं सकती। सपोज 3% फिक्स कर दिया, 4% रेट फिक्स कर दिया इंटरेस्ट का। अब इस 3-4% से नीचे बैंक पैसा ही लोन में नहीं बांट सकती, तो इसीलिए इसको बोला जाता है बेस रेट। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स में अप्लाई होता है ये। फॉर एग्जाम्पल आप अगर एमएसएमई के तहत लोन लेते हैं तो बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाता है, बेस रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन मिल जाता है, यानी मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर लेंडिंग। ठीक है। एमसीएलआर क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ये क्या होता है? ये एक इंटरनल बेंचमार्क है। ठीक है, इंटरनल बेंचमार्क मतलब ये एक तरीके का बेंचमार्क रेट होता है जो फ्लोटिंग रेट को, फ्लोटिंग रेट के लिए बनाया जाता है, फ्लोटिंग रेट ऑफ लोन्स। ठीक है, जो रेट ऑफ एक्सचेंज मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, उसे फ्लोटिंग रेट कहते हैं। तो उसके लिए जो बेंचमार्क है वो एमसीएलआर के द्वारा सेट किया जाता है। बैंक रन किसे कहते हैं? एक ऐसी सिचुएशन जहां ज्यादातर डिपॉजिट जो विड्रॉ किए गए, ठीक है, ज्यादातर लोगों ने जो पैसा डिपॉजिट कर रखा है उसे विड्रॉ करना शुरू कर दिया है, इसे बैंक रन कहते हैं। बैंक रन इन द सेंस, सपोज कोई बैंक है जिसके पास
बहुत सारे अकाउंट्स थे और उसमें बहुत सारा पैसा था, लेकिन लोगों ने सडनली वो सारा पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया। अब बैंक के पास विड्रॉल पे विड्रॉल, विड्रॉल पे विड्रॉल आ गए, तो इसको कहा जाता है बैंक रन। ठीक है, अब ये क्यों होता है? क्योंकि कस्टमर के अंदर अगर डर बैठ जाता है कि हाँ ये बैंक इंसॉल्वेंट होने वाला है, यानी दिवालिया घोषित होने वाला है, तो लोग डर के मारे अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये बैंक रन की सिचुएशन होती है। मोरल सिचुएशन मैंने आपको बताया ही था। क्रेडिट क्रिएशन क्या है? बैंक हमारे पैसे से जो लोन बांटती है उसे क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है। कमर्शियल बैंक इसे करती है। ठीक है, क्या करती है? सपोज 100 रुपए अगर टोटल डिपॉजिट है, तो उस 100 में से CRR और SLR डिडक्ट करेगी, और जो बचा हुआ पोर्शन होगा उसको लोन में दे देगी। सपोज 10% CRR 10% SLR लिया, तो 1000 रुपये हमारे थे, 200 रुपये का टोटल डिपॉजिट हुआ और 800 रुपीज़ का लोन मिला। CRR और SLR को अगर जोड़ दो तो इन्हें LRR कहा जाता है। ठीक है, CRR और SLR को अगर जोड़ दीजिए तो इनको क्या कहा जाता है? LRR कहा जाता है, लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो इज कंपोजिट फॉर्म ऑफ CRR एंड SLR, और इन दोनों को जब निकाल लिया जाता है तो बचे हुए पैसे से लोन क्रिएट कर सकती है बैंक। ठीक है, इसी को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी भी कहते हैं। आपके पैसे से पैसा क्रिएट करने की प्रोसेस बैंक के द्वारा इस क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमारे ये टॉपिक्स कवर हुए। मनी, बैंकिंग, बजट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने ये 3 टॉपिक्स आज अपने कवर कर लिए हैं। आने वाले सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे प्लानिंग इन इंडिया। ये 2 टॉपिक और ऐसे टॉपिक है जिनसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से फ्रेम होने वाले हैं। इसी के साथ हम लास्ट सेशन जो कवर करेंगे इसमें करंट अफेयर्स भी डाल देंगे, और करंट अफेयर्स के साथ इन टॉपिक्स को एक बार हम कुछ क्वेश्चंस भी आपको देंगे, सो दैट यू कैन सॉल्व देम। ठीक है, तब तक इन टॉपिक्स को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, इसकी PPTs आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, इन्हें रिवाइज करते रहिए, बार बार क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहिए। ठीक है, जो भी डाउट हो यू कैन सेंड इन टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन आस्क इन द डाउट ग्रुप। ठीक है, वहाँ पे जहाँ पर आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं, आई विल बी देयर इन टच विद यू। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत बेहतर तरीके से ये सेशन समझ आया होगा। ठीक है, तो आगे भी हमसे इसी तरीके से जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक सेकेंड।